और इंटायर स्क्रीन और शेयर। अब आप लोगों को ये पेज नजर आ रहा है? यस सर, नजर आ रहा है। ये आप लोगों की असाइनमेंट से, ठीक है, ये जो आप लोगों को प्रोजेक्ट दिया गया है उसके अंदर एक क्वेश्चन ये भी है कि आपने ये रेशियोज निकालने हैं। अच्छा, यहाँ वो वहाँ पे रेशियोज को इस तरह से अलग अलग डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे रेशियोज को अलग अलग डिफाइन किया गया है कि कौन से रेशियोज किस काम के लिए। एक तो यहाँ पे लिक्विडिटी रेशियो है। लिक्विडिटी रेशियो का क्या मतलब होता है? करंट रेशियोज वगैरह। हाँ, लिक्विडिटी रेशियोज क्या बताते हैं? सर आपका करंट एसेट यानी कि आपके जो कैश और आपके जो एसेट्स हैं करंट, कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं? ये सफरीना है? नहीं सिद्धरा। बात सिदरा तुम तो एसेट्स टू लायबिलिटीज का रेशियो होता है ना, ये करंट एसेट्स लायबिलिटी और एसेट्स का रेशियो होता है, एसेट डिवाइडेड बाय लायबिलिटी, एसेट जी बिल्कुल। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। इस रेशियो का मकसद ये होता है कि ये पता करना योर एबिलिटी टू पे योर डेट्स, योर लायबिलिटीज, ठीक है, इसके लिए लिक्विडिटी रेशियो करते हैं। अच्छा, लिवरेजिंग क्या है? लिवरेजिंग वैसे तो हराम है, लेकिन लेवरेज रेशियो क्या है कि आप अपने बिजनेस के ऊपर 100% इक्विटी फाइनेंसिंग नहीं करते। मतलब पूरे 100 रुपए बिजनेस पे लगाने हैं तो 100 रुपए आप खुद नहीं लगाते, बल्कि आप 50-60 रुपीज बिजनेस पे लगाते हैं और बाकी 40-50 रुपीज है वो बैंक से लोन लेते हैं, और इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इन्हांस हो जाती है। कैसे इन्हांस हो जाती है कि अभी भी बिजनेस पे 100 रुपए ही लगे हैं, बिजनेस 20% का रिटर्न दे रहा है, जो 50 रुपीज आपके हैं उसके ऊपर 20% का रिटर्न मिल गया आपको। जो 50% बैंक का है, बैंक को आपने 10% इंटरेस्ट देना है। 10% इंटरेस्ट देने के बाद भी 10% बच गया तो अब आपका रिटर्न हो गया 30%। तो इसलिए जितने भी आप बिजनेसेस देखेंगे वो डेट फाइनेंसिंग करते हैं, और इसीलिए करते हैं कि उसमें जो स्प्रेड बचता है वो आपको की प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हांस कर देता है आपकी इक्विटी के ऊपर। लेकिन जाहिर है कि ये लिवरेज बाज़ औक़ात फायर बैक भी करता है। जब लिवरेजिंग ज़्यादा कर लें तो आपके बैंक डेट्स बहुत बढ़ जाते हैं और आपके प्रॉफिट का बहुत बड़ा पोर्शन बैंक डेट में चला जाता है। जैसे पाकिस्तान के केस का एग्जाम्पल है, पाकिस्तान ने बेसिकली लोन लिया था या लोन लेना चाहिए था, किस लिए? जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाते, इकोनॉमिक ग्रोथ करते, और उससे 15% 20% जो भी रिटर्न मिलता उस रिटर्न के ऊपर 3-4% या 5% जो IMF के लोन्स हैं वो उसको वापस करते, प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करते, और कोई 7-8-10% इनको प्रॉफिट भी मिल जाता। ये है लिवरेजिंग। तो इन्होंने लिवरेजिंग करने की बजाय क्या किया, उस पैसे को एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल कर लिया। यानी ये जो आप देखते हैं कि जो वजीरों के साथ बहुत सारी गाड़ियां जाती हैं या ये बहुत लेविश तरीके से वहाँ कर लेते हैं, इससे आपका एसेट नहीं बनता। आपका एसेट बनता है जब आप उस पैसे को कोई इंडस्ट्री लगा दें, कोई डैम बना लें, वो आपको फिर फ्यूचर प्रोडक्शन देता रहता है। वो प्रोडक्शन देता रहता है तो आप उससे प्रिंसिपल भी पे कर सकते हैं और इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं। तो लिवरेजिंग इसलिए की जाती है। लिवरेजिंग करने का मकसद होता है कि आप दूसरे का पैसा इस्तेमाल करके इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा कमाएं और इंटरेस्ट रिटर्न कर दें, और जो ज़्यादा पैसे हैं वो आपकी इनकम हो जाती है। ये लिवरेजिंग कहलाती है। तो लेवरेजिंग के लिए आप ये देखते हैं कि डेप्ट और टोटल एसेट का रेशियो क्या है, ठीक है। ये अगर आप बहुत ज़्यादा लिवरेजिंग कर रहे हैं तो ये डेंजरस भी हो सकता है। तो पता चला कि आपका सारा पैसा जा रहा है उसके अंदर। ये पेज नजर आ रहा है ना आप लोगों को? लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो, ये नजर आ रहा है? यस सर। हाँ, तो ये लिवरेज रेशियो कहलाता है कि आपने कितनी लिवरेजिंग की हुई है। पाकिस्तान में बहुत से बिजनेसमैन ऐसे हैं जो डेट लेना पसंद नहीं करते, इंटरेस्ट बेस्ड डेट लेना पसंद नहीं करते, तो वो 100% इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं, यानी सारा का सारा पैसा अपना इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ उनके पास वो लिवरेजिंग नहीं है। कोई अगर बाहर का, मगरिब का फाइनेंस का स्पेशलिस्ट उनके उसके एनालिसिस करेगा तो कहेगा कि भाई ये बेवकूफ़ है। ये लिवरेजिंग हो गया। फिर एक्टिविटी रेशियो, जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज किस तरह चल रही हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर कितना चल रहा है,
देखिए ये जो आपका रिटेल आउटलेट्स होते हैं ना, जहाँ से आप मंथली ग्रोसरी खरीदते हैं, उनका इन्वेंट्री टर्नओवर 20, 25, 30 होता है। यानी साल में 30 दफा उनकी इन्वेंट्री रिप्लेस हो जाती है, 30 टाइम्स। और हर दफा इन्वेंट्री जो बिकती है उसमें अगर वो 3% प्रॉफिट कमाते हैं तो पूरे साल में 90% प्रॉफिट कमा लेते हैं। ठीक है, तो बाज बिजनेसेस में इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत फास्ट होता है, बाज बिजनेसेस में इन्वेंट्री टर्नओवर स्लो होता है। जैसे आप फर्नीचर का बिजनेस करें या आप कैपिटल इक्विपमेंट का बिजनेस करें, कंप्रेसर्स, पंप्स, बॉयलर्स, तो वहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर स्लो होते हैं। तो फिर आप कंपेयर करते हैं कि आपका इन्वेंट्री टर्नओवर आपके कॉम्पिटिटर्स के इन्वेंट्री टर्नओवर के मुकाबले में कैसा है। फिर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, ये जो आपका मशीन्स हैं और जो आपकी प्रोडक्शन मशीनरी है, प्रोडक्शन लाइंस हैं, प्लांट है, ये आपका फिक्स्ड एसेट है। और फिक्स्ड एसेट टर्नओवर का ये मतलब होता है कि जनाब आपने इसको कैलकुलेट करते हैं टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, फिक्स्ड एसेट। तो उससे ये पता चलता है कि आपने एसेट्स को कि कितने टाइम्स रेवेन्यू जनरेट किया है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, कितने टाइम्स ये रेवेन्यू जनरेट किया है। और टोटल एसेट्स में फिर टोटल एसेट लेते हैं, उसका टर्नओवर देखते हैं। इससे ये पता चलता है कि आप कितना एफिशिएंटली अपने एसेट्स को रेवेन्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर क्या है? अकाउंट रिसीवेबल वो पैसा होता है जो आप अपने कस्टमर से आपने लेने हैं। अगर आपकी रिकवरी ढीली है तो आपका अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर स्लो हो जाएगा, यानी आपका बहुत सारा पैसा आपके कस्टमर्स के पास अननेसेसरीली रखा हुआ है। और अगर आपकी रिकवरी स्ट्रांग है तो आपका अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सेम पैसे को आप साल में ज़्यादा दफ़ा टर्न करेंगे, मीन्स आप ज़्यादा प्रॉफिट टर्न करेंगे। तो उसको एवरेज कलेक्शन पीरियड से भी कैलकुलेट करते हैं। अगर फर्ज कीजिए कि आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड 45 डेज है तो इट मे बी गुड अगर आपके कॉम्पिटिटर्स का एवरेज कलेक्शन पीरियड 50 है या 55 है। इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आप शुगर के साथ बिजनेस करते हैं तो शुगर के साथ बिजनेस में आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड 8-9 मंथ्स होता है। रीज़न इज़ कि वो एक सीज़न में जब वो क्रशिंग बंद करते हैं तो वो ख़रीदते हैं जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, और फिर जब अगला क्रशिंग करते हैं और शुगर बेचते हैं तब पेमेंट करते हैं। तो वहाँ पे टर्नओवर आपको स्लो मिलेगा। रिफाइनरीज वगैरह में आप अगर सप्लाईज करते हैं तो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड कम होगा। तो ये देखा जाता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो एफिशिएंटली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको जो ये चैप्टर कराया गया है वो बुक से भी कराया गया है और इसी को आपको असाइनमेंट में भी दे दिया गया है कि जनाब ये रेशियोज आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए और उनको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ये एक्टिविटी रेशियोज हो गए। फिर होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका? ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? नेट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट। मिसाल के तौर पर नेट रेवेन्यू 100 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60 है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 40% हो गया। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? जब सारे एक्सपेंसेस माइनस करके जो प्रॉफिट बच जाता है वो नेट प्रॉफिट है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। वो आपका 15% है, 20% है, कितना है? ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। फिर रिटर्न ऑन टोटल एसेट ऊपर भी हो गया है, नीचे भी। ऊपर टर्नओवर है, नीचे रिटर्न है। ठीक है, अच्छा। रिटर्न ऑन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के स्टॉक होल्डर्स ने जितना पैसा लगाया हुआ है उसके ऊपर कितना नेट इनकम आ रहा है। नेट इनकम डिवाइडेड बाय स्टॉक होल्डर इक्विटी आ जाएगा। ठीक है, इनके फार्मूलाज अवेलेबल हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बुक में भी अवेलेबल हैं और नेट से भी मिल जाएंगे आपको। जब एग्जाम में दूंगा तो आपको फार्मूला दूंगा, तो इसलिए कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि आपको फार्मूला याद है या नहीं है, मुझे इंटरेस्ट इससे है कि आप उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब अगर आपके टोटल शेयर्स हैं 100 मिलियन, आपको प्रॉफिट हुआ है $100 मिलियन का, इसका मतलब अर्निंग पर शेयर आपका $1 है। ठीक है, विच में बी गुड, विच में बी बैड। उसके लिए आप कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से, कंपेयर करेंगे अपने कॉम्पिटिटर से, कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री से कंपेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर इंडस्ट्री ऑन एवरेज दूसरी इंडस्ट्रीज
$1.5 अर्निंग पर शेयर दे रही है, तो आपके बिजनेस से लोग पैसा निकाल करके, शेयर्स निकाल करके उन बिजनेसेस में करेंगे। इसलिए आप देखिएगा जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके आप अगर वेबसाइट पे जाएं तो वो शेयर ग्रोथ रेट भी देते हैं। पिछले दफ़ा हमने शेयर पे $2.04 पर शेयर कमाया, इस दफ़ा हमने $2.15 अर्न किया है, तो इतनी ग्रोथ हो गई। तो वो चाहते हैं कि ईयर ओवर ईयर शेयर्स पे उनकी रिटर्न बढ़ता चल गया। ओके, उसके बाद ग्रोथ रेशियो में एनुअल परसेंटेज ग्रोथ इन सेल्स, वो सिंपल होता है कि पिछले साल की सेल कितनी है, इस साल की कितनी सेल है, डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा कितने ग्रोथ हुए। इसी तरह प्रॉफिट्स को, पिछले साल के प्रॉफिट को इस साल के प्रॉफिट को डिवाइड कर दें, ये पता चल जाएगा। ओके, ये सिंपल रेशियोज हैं, ठीक है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर आप किसी बिजनेस के बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को देख करके ये रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप पूरे 2 पेजेस लिख सकते हैं उस बिजनेस की स्टेबिलिटी के बारे में, कि बिजनेस कैसा है, क्या कर रहा है। थोड़ा सा आपको कंप्यूटर्स की भी एनालिसिस कर लेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर पोजीशन में। क्या ये डिफिकल्ट है? जी भाई, साफ साफ बता दो कि डिफिकल्ट है, उसमें क्या है? एग्जाम में तो मैं फिर दूंगा। नो सर, डिफिकल्ट तो नहीं है, अभी थोड़ा सा रिव्यू करेंगे आपका लेक्चर तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, ये रेशियोज कैलकुलेट करो, बहुत सिंपल रेशियोज हैं ये, यानी कि 2 चीज़ों को डिवाइड करेंगे आपको पता चल जाएगा क्या सिचुएशन है। ठीक है, फॉर्मूला आपको इम्तहान में दूंगा, तो आपको ये पता होना चाहिए इस रेशियो का मकसद क्या है। राइट, क्या ख्याल है सफरीना? यस सर। समझ रही हो ना तुम? अगर आप फॉर्मूले दे देंगे सर तब तो फिर कोई इशू ही नहीं रहेगा, फिर हम वो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। और जो मकसद की आप बात कर रहे हैं वो आपने एक्सप्लेन किया है, तो फिर वो हम उसे गो थ्रू और भी अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ लेंगे। जी बिल्कुल, तो यही मकसद है बेसिकली। तो ये अब हम शुरू कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और थैंक यू अगेन उज़ाम कि तुमने ये किताब अरेंज कर दी, इससे बड़ी मुश्किल आसान हो गई। और इर्तिजा को देखते ही गोली मारने का हुक्म है, ठीक है। इर्तिजा बार बार रिमाइंडर्स के बावजूद नहीं आ रहा है, और वैसे वो व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव नजर आता है। उज़ाम खुद सो गया है, तो क्या बोलूंगा इर्तिजा को। इन दोनों लड़कों ने जितना मुझे तंग किया मेरा। चलो अच्छा, ये जो किताब है ना 15th एडिशन, ये शेयर कर दी थी इसने, उज़ाम ने। उसके चैप्टर 4 में भी रेशियो एनालिसिस है, ठीक है। और आप उसका एक्सेल वाला मॉडल भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर, आ रहा है नजर। हाँ, तो आप एक्सेल में ये रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं और आसान हो जाएगा। तो इसमें भी वही चीजें, लिक्विडिटी रेशियो, एसेट मैनेजमेंट रेशियो, डेट मैनेजमेंट रेशियो। अब ये इसमें उन्होंने डेट में मैनेजमेंट का लफ्ज ऐड कर दिया, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, मार्केट वैल्यू रेशियोज, ये सारे रेशियोज किसी न किसी फॉर्म में मैंने वहाँ पे लिख दिए, लिखे हुए। यहाँ पे इनको आपको फार्मूलाज में मिल जाएंगे, एग्जाम्पल्स में मिल जाएंगे। ये कौन सी बुक है? फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जी जी जी, ये बाय आई थिंक मेरे ख्याल में मेरे पास गलत एडिशन आ गया। ये पेज नंबर क्या है? ये 148। ये आपने 15th एडिशन यूज करना है। उज़ाम ने कई एडिशंस निकाले थे, 15th वाज द लेटेस्ट। तो इसके चैप्टर 4 में भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ओके, अब तो आप लोग पढ़ लेंगे इसे। यस सर, इंशाल्लाह ताला। हाँ, डोंट एक्सपेक्ट स्पून फीडिंग के मैं तुम लोगों को एक एक रेशियो बताऊं फिर उसे कैलकुलेट करके बताऊं। नो भाई, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, तो अब कुछ चीजें किया करो ये चीजें। और ये तुम्हें आ जाएगा ना, किसी कंपनी को भी एनालाइज कर सकते हो और देख सकते हो कि भाई ये कंपनी किस काबिल है। ये मैं आपकी सहूलियत के लिए लगा दिया है यहाँ पे। ये फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट 15th एडिशन, ठीक है ना। और ये ग्रुप में शेयर्ड है,
और ये ब्रिघम की किताब है, बहुत मशहूर, यूजिन ब्रिघम की किताब है। तो ये है, इसका चैप्टर 4 रेशियो से मुतालिक है। तो चैप्टर 4 तो मैंने आपको मेंशन कर दिया है। और फिर आपको अब मैं जो एक टॉपिक कराना चाहता हूं वो कैपिटल बजटिंग, उस पे आ जाते हैं। सही से पढ़ लोगे तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग दुआएं दोगे। अभी हो सकता है गालियां देते हो दिल में कि ये आदमी पढ़ा पढ़ा के मार देगा, तो सही से पढ़ लोगे तो अच्छा होगा इंशाल्लाह। 356 चैप्टर 11 एक्चुअली मैं आपको कराना चाह रहा हूँ। ये क्या बना हुआ है? सर ये क्या तो बना गाय हुआ? लग गई है। सर वॉल स्ट्रीट पे जो यूएस में न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट पे जो सिंबल है वो है जी, ये बुल है ये। ठीक है, जब जब स्टॉक एक्सचेंज बहुत फास्ट जा रहा होता है तो हम कह रहे हैं कि ये बुल के, इसकी टेंडेंसी जो है बुलिश है। और जब बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है, खामोश हो जाता है, तो जैसे बियर बिल्कुल खामोशी से आता है डाउन जाता, तो हम कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज इज बियरिश। तो बुलिश बुलिश और बियरिश ये टर्म यूज करते हैं। जब स्टॉक एक्सचेंज फास्ट जा रहा है तो बुल, और स्लो जा रहा है तो बियर। अच्छा, ये कॉमन स्टॉक्स वगैरह नहीं कराना चाह रहा है यार, इसलिए कि वो तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सनिया, तुमसे हजम हो रही है ना सारी चीज़ें? यस सर। गुड भाई, तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों को प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट है? अच्छा चलो, अब जरा सा तुम फोकस करो फिगर 9.4 पे। ठीक। अच्छा, अभी तुम देखो कि जो चूंकि पूरी इकोनॉमी इंटरेस्ट बेस्ड हो गई है, वेरी बैड, लेकिन जाहिर है कि यू आर लिविंग इन दैट इकोनॉमी ना, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। ये जुमला अमेरिकन्स ने इजाद किया था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब है? आपके पास $100 आज है 2021 में, और $100 2022 में आपको मिलेंगे। तो दोनों में से कौन से $100 बेहतर है, जो आज मिला है या जो अगले साल मिलेगा? जो आज मिला है सर। जी बिल्कुल जो सही, अगले साल मिलेगा। जो अभी मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज जो आपको $100 मिलेंगे वो आप बैंक में रख देंगी तो अगले साल $110 हो जाएगा। सर जो अगले साल मिलेगा वो 110 वाला ही तो मिलेगा। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि $100 मुझे आपको देने, आप आज ले लीजिए या एक साल बाद ले लीजिए, तो आप किसको प्रेफर करना चाहिए यहाँ? सर मैं तो अगले साल को प्रेफर करूंगी क्योंकि अगले साल डॉलर की कीमत बढ़ी हुई होगी। गुड। आप अभी देंगे तो आप एज्यूम करो कि हम अमेरिका में, ठीक है, इतने जीनियस बनने की जरूरत नहीं है। एज्यूम करो कि हम अमेरिका में हैं और या पाकिस्तान में हैं, चलो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे रहा हूँ इस साल और 10,000 रुपए दे रहा हूँ अगले साल, एक साल बाद, तो तुम कौन से 10,000 को प्रेफर करोगी? जो इस साल 10,000 दे रहा हूँ उसको सर इस प्रेफर साल करो, वाले। इसलिए कि वो तुम उसे बैंक में रख दोगी, उसके ऊपर 10% अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो अगले साल 11,000 हो जाएंगे वो, जबकि अगले साल मैं 10,000 दूंगा तो वो 10,000 ही होंगे। तो अब हमारा कहने का मतलब ये होता है कि जो कैश फ्लोज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है उनकी एसेट्स की असेसमेंट के लिए, और फ्यूचर वैल्यू भी कैलकुलेट करके कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करके कर सकते हैं। अच्छा, और ये किन चीज़ों में किया जाता है? कैपिटल बजटिंग में किया जाता है। कैपिटल बजटिंग में आप क्या कैलकुलेशन करते हैं कि जनाब आप एक डीजल जनरेटर खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो डीजल जनरेटर जो है आप रेंट पे चलाएंगे। तो डीजल जनरेटर जब आप खरीदेंगे तो पहली दफ़ा तो आपका एक बहुत बड़ा कैश आउटले होगा, यानी कैश आपकी जेब से निकल जाएगा।
उसके बाद अगले 5 साल तक या 10 साल तक जितनी भी आप लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं डीजल जनरेटर की, आपका कैश इनफ्लो होगा। तो अगर तो सिंपल डॉलर्स होते कि भाई 5वें साल का जो डॉलर है वो सेम है जैसे कि चौथे साल का डॉलर है, जैसे कि पहले साल का डॉलर है, बिल्कुल सेम है, तब तो कोई इश्यू नहीं होता। सिंपली मैं ये कैलकुलेट करता कि भाई इस साल में जो मुझे डीजल जनरेटर को खरीदने में $100,000 देने पड़ रहे हैं और अगले 10 साल में मुझे कितने रिटर्न मिल रहा है। मैंने कैलकुलेट किया तो पता चला अगले 10 साल में मुझे मेंटेनेंस और एम्प्लॉइज के पैसे वैसे निकाल करके, खर्चा निकाल करके $120,000 मिलेंगे। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो मेरे लिए कैलकुलेशन बहुत आसान है कि ठीक है भाई ये डीजल जनरेटर खरीद लेना चाहिए। एट द एंड ऑफ 10 years मेरे पास 20,000 ज़्यादा आ जाएंगे तो प्रॉफिट होगा, या 50,000 ज़्यादा आ जाएंगे, जितने भी। ये कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आ जाता है और आपका कैश जो है वो आपको डिफरेंट टाइम पीरियड्स में मिल रहा है। और बाज़ औक़ात इवेंट कैश फ्लो होता है, बाज़ औक़ात नॉन इवेंट कैश फ्लो होता है। बाज़ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें शुरू में आपका कैश इनफ्लो थोड़ा कम होता है, बाद में उनका कैश इनफ्लो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें 10 अपार्टमेंट बनाते हैं और आपका प्लान ये है कि उसको आप रेंट पे देंगे। ज़ाहिर है पहले साल आपको रेंट कम मिलेगा, दूसरे साल उससे ज़्यादा रेंट मिलेगा, तीसरे साल उससे ज़्यादा रेंट मिलेगा, प्रोवाइडेड हम ये कंसिडर कर रहे हैं इकोनॉमी ग्रो कर रही है और रेंट की वैल्यूज बढ़ती चली जा रही है, जो कि आमतौर पे होता है। तो जब ये इंटरेस्ट का फैक्टर आ जाता है तो आपको अपने कैश को एक लेवल पे लाना पड़ता है और उसके लिए आप नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे इस साल आपके पास आए $100, ठीक है, उसको आपने 100 ही लिखा। अगले साल भी आए आपके पास $100, उसको आप लिखेंगे 91, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 91 है। उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्यों 91 है कि 91 रुपीज को मैं ले जाके बैंक में रख दूं आज, अगर एक साल बाद $100 मुझे बैंक दे देगा इंटरेस्ट के फैक्टर की वजह से। तो कैपिटल बजटिंग के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है और नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम देखते हैं कि भाई ये पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है तो हम कहेंगे कि भाई ये प्रोजेक्ट करना चाहिए एनपीवी की बेसिस पे, नेट प्रेजेंट वैल्यू की बेसिस पे। ये देखो यहाँ पे ये इन्होंने तुम्हें एक एग्जाम्पल करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये कैश फ्लोज हो रहे हैं, पहले 0 है, 0 ईयर में, ईयर के स्टार्ट में कोई कैश फ्लो नहीं है और इंटरेस्ट रेट 10% है थ्रू आउट, आखिर में है 4%, इंटरेस्ट रेट गिर गया। ये एक प्रोजेक्शन है। तो डिविडेंड आप अब यहाँ पे डिविडेंड के ऊपर कर दिया है, कोई बात नहीं। तो पहले में आपको मिल रहा है 11,000, फिर मिल रहे हैं 12,100, फिर 13,310 और फिर 13,842, ये आपको मिल रहा है। अब आप आज के वक्त देखना चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं करूं, तो आप क्या करेंगे? इन सब की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जनाब 11,000 आपको डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट रेट 9% है, उसको आप 1.09 से डिवाइड कर दें तो 1.0092 आ जाएगा। इसी तरह 12,100 को 1.09 के स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू। कुछ समझ में नहीं आया? नहीं सर, कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही है आप जिस तरह से बता रहे हैं। ओके, फर्ज करो कि मैं आज एक पैसे रखता हूं 1,000 रुपए बैंक में, एक साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 10% इंटरेस्ट रेट है, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1.1। इज इट ओके? जी सर। उसके एक साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 का स्क्वायर। उसके एक साल बाद क्या वैल्यू हो जाएगी? 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 का क्यूब, क्योंकि हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी।
और फ्यूचर में जो कैश आएगा आपके पास उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी 1.1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप 1.1 से डिवाइड करेंगी, जैसे 12,000 है, ये $11,000 है, $11,000, उसको 1.1 से डिवाइड करेंगी तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। 12,100 को आप 1.1 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगी तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। उसकी प्रेजेंट वैल्यू का ये मतलब है कि अगर आप 10184 को 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दें 9% के ऊपर, तो 2 साल बाद वो आपको 12,100 दे देगा। तो ये इसकी फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू से वापस प्रेजेंट आने के लिए डिस्काउंटिंग करते हैं, यानी डिवाइड कर देते हैं। फ्यूचर वैल्यू पे जाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पे आने के लिए डिवाइड करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे एक बैंक से मैं जाके कहता हूं कि मुझे 5 साल के बाद $1,00,000 चाहिए, ठीक है, आप में से पैसे ले ले जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो फिर मैं आपको 5 साल बाद मगर आप मुझे $1,00,000 देंगे, ठीक है। तो बैंक अभी मुझसे ज्यादा पैसे लेगा या कम पैसे लेगा? $1,00,000 से ज्यादा पैसे लेगा या कम पैसे लेगा? सर ज्यादा लेगा। अच्छा, ज्यादा पैसे लेगा मुझसे और 5 साल के बाद मुझे कम लौटाएगा, तो मैं पागल हूं कि मैं उसको पैसे दूं और 5 सर साल कम दे, 5 साल तक वो उससे बिजनेस करता रहे और फिर मुझे कम पैसे लौटाए? कम देगा, कम देगा। कम देना है आपको। मिसाल के तौर पे आप लोग बॉन्ड्स में क्या करते हैं? ये जो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है इसमें क्या करते हैं आप? डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट वाले कहते हैं कि जी आज आप $1,00,000 जमा करा दीजिए, अब 5 साल बाद हम उसे डबल आपको वापस करेंगे। क्यों डबल वापस करेंगे? क्योंकि उसको वो कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, उसका इंटरेस्ट अर्न करते हैं और आपको वो डबल करके दे देते हैं 5 साल में। तो जो पैसे आज हैं उसकी वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू 5 साल बाद। तो अगर मैं बैंक के पास जाता हूं और बैंक से कहता हूं मुझे 5 साल बाद $1,00,000 चाहिए, तो अभी मैं आपको कितने पैसे दूं? वो क्या करेगा, $1,00,000 डिवाइडेड बाई 1.1 टू द पावर 5 करेगा। तो 5 साल में 10% के हिसाब से ये पैसा कैसे ग्रो करेगा अगर इंटरेस्ट रेट 10% चल रहा है? किसी से आपके पास कैलकुलेटर है तो करके बता दीजिए, 1,00,000 डिवाइडेड बाई 1.1 टू द पावर 5। $62,092 आ रहा है सर तकरीबन। जी, तकरीबन आप $63,000 देंगे अभी। बैंक आपके पास आपसे ले लेगा, उसे जाके स्टॉक मार्केट में, मनी मार्केट में, इंटरेस्ट मार्केट में वो उसे इन्वेस्ट करेगा। कुछ पैसे खुद भी कमाएगा और कुछ पैसे आपके लिए भी कमाएगा और 5 साल बाद आपको $1,00,000 दे देगा। इंटरेस्ट की जो पूरी थ्योरी है वो यही है ना, कि आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, जभी तो जो अमीर हैं वो अमीरतर होते चले जा रहे हैं और गरीब के पास चूंकि कैश नहीं होता सेव करने के लिए, इसलिए वो मजीद गरीब होता जा रहा है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही है ना। तो इसलिए अगर आज आपके पास पैसे हैं और फ्यूचर में आपको वो पैसे इन्वेस्ट कर दें तो ज्यादा होके मिलेंगे। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कभी डूब भी जाते हैं, वो सब एक्सेप्शन है। और अगर आपको फ्यूचर में कुछ पैसे मिलने वाले हैं तो आप कहेंगे भाई मुझे कम ही पैसे दे दो लेकिन आज दे दो। कितने कम दे दो वो आप 1.1 से उतने साल डिवाइड करके आप देख लीजिए। तो ये कहलाता है प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट और फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट। जैसे $1,00,000 मेरे पास अभी है, मैं आपसे पूछूं कि 5 साल बाद इसका फ्यूचर वैल्यू क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 1.1 के 5 से, 1.1 पावर 5 से। सनिया बोल रही है ना? नहीं सर, मदिया। मधिया, वाह भाई तुम्हारा दिमाग तेज हो गया। यस सर, थोड़ा सा समझ आ गया। गुड। तो बाज़ औक़ात दिमाग की याददाश्त बेहतर हो जाती किसी सही जगह पे चोट पड़ जाए तो। गुड, चलो अच्छी बात है। तो सही बताया मधिया ने। सॉरी तुम इसके बारे में सेंसिटिव हो तो बुरा नहीं मानना। तो वो $1,00,000 अगर आपके पास है
और 5 साल के बाद आपको मिलेगा तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.1 टू द पावर 5, ये क्या हो गया? फ्यूचर वैल्यू। और अगर मैं 5 साल बाद मुझे बैंक कहता है कि जनाब आपको मैं $1 लाख दूंगा, तो मैं कहता हूँ ठीक है, आज मैं $62,000 आपको दे दो। ये है फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। राइट? क्लियर है? जी सर। बोलो तुम लोग भाई। यस सर, क्लियर है। मैं उदास हो जाता हूँ तुम लोगों को जो समझ में नहीं आता। मदिया समझ में आ गया? यस सर, आ गया। यस सर। वेरी गुड। और सनिया तुम्हें? यस सर। गुड। और उज़ाम तुम्हें? ये देखो ये लोग ऑन करके सो जाते हैं और इर्तजा तो इतनी भी तकलीफ नहीं करता। तो अब आपने मिसाल के तौर पे कोई डीजल जनरेटर परचेज किया, आज परचेज किया, $1 लाख आपने पे कर दिया। अब आप फ्यूचर की प्रोजेक्शन बना रहे हैं। ये पहले साल यानी $1 लाख आपका नेगेटिव कैश फ्लो है, चला गया। 1 साल के बाद फिर क्या हुआ? आपको पहले साल $20,000 मिले, दूसरे साल $25,000 मिले, तीसरे साल $15,000 मिले, चौथे साल आपको $20,000 मिले, 5वें साल आपको $30,000 मिले। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको ये वाली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट आप तो सिंपली ये कैलकुलेट करते कि आज मैंने $1 लाख खर्च किया है, अगले 5 साल में जितने भी अमाउंट आए उन सबको सम करूं, अगर $1 लाख से ज़्यादा है तो मैं इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि उसका एनपीवी फेवरेबल है, पॉजिटिव है। इसको कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। जब इंटरेस्ट आ जाता है तो आपको डिस्काउंट करना पड़ता है फ्यूचर के कैश फ्लोज को, यानी फ्यूचर के कैश फ्लोज को डिवाइड करना पड़ता है 1.1 से, 1.1 के स्क्वायर से, 1.1 के क्यूब से, और सबको ऐड करके देखते हैं कि भाई ये टोटल पॉजिटिव हुआ या नहीं हुआ। ये कहलाता है एनपीवी, जैसे यहाँ पे किया है इन्होंने। ठीक है, इनसे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं $11,000, यहाँ पे मिल रहे हैं 12,000, यहाँ पे 13,000, यहाँ पे ऑलमोस्ट 14,000। तो अगर आप इनको सम कीजिए 14,000, 30,000, 27,000, 29, 39, 40, $50,000 बनते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू 24,000 बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है? नहीं ठीक है? ओह माय गॉड। मेहदी साहब आप पढ़ना वढ़ना शुरू कर दें। ये बिजनेस जो आप चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे? सर ये बिजनेस चलाना, पीजीडी करना और हाउस कंस्ट्रक्शन बहुत डेडली कॉम्बो है। सही है भाई, ऐसे ही लोग तरक्की करते हैं जो 24 आवर्स में ज्यादा काम करते हैं। छोड़ो ये वेटेड एवरेज में तुम लोग फंस जाओगे। हालांकि वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये कि मैं तुम लोग को बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना चाह रहा। इस पे आ जाओ डायरेक्ट। ये चैप्टर 11 कैपिटल बजटिंग, बेसिक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का मकसद क्या होता है, कोई आप में से बताएगा? आज आप एक प्रोजेक्ट लेकर के जाते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव के पास, जनाब मैं डीजल जनरेटर खरीदना चाहता हूँ, उसकी $1 लाख प्राइस है, मुझे परमिशन दी जाए, अप्रूवल दिए जाए कि मैं ये डीजल जनरेटर खरीद दूँ। चीफ एग्जीक्यूटिव का जवाब क्या होगा? उसका जवाब ये होगा कि $1 लाख का डीजल जनरेटर खरीदना चाहते हैं, गुड इनफ। क्या इसको खरीदने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को $1 लाख से ज़्यादा रेवेन्यू होगा? ऑर्गेनाइजेशन इससे प्रॉफिट अर्न करेगी इस कैपिटल आइटम को खरीद करके?
तो फिर मुझे फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है कि जनाब ये $1 लाख जो आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको इन्वेस्ट करने के बाद हम इतना फ्यूचर के प्रोजेक्शंस हैं जो हम अर्न करेंगे। अब फ्यूचर के प्रोजेक्शंस जब अट्रैक्टिव होते हैं तो आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है। और चूंकि बहुत सारे लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स लेके जाते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, फाइनेंस डायरेक्टर के पास, तो प्रोजेक्ट्स में कंपटीशन होता है। फिर ये देखा जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कौन सा कैपिटल आइटम खरीदना है ऑर्गेनाइजेशन की ज़्यादा इंटरेस्ट में, क्योंकि कैपिटल लिमिटेड है तो इसलिए वो उन प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करते हैं जो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, और जो लेस अट्रैक्टिव होते हैं उनको अप्रूव नहीं करते। और जो प्रोजेक्ट्स नेसेसरी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के लिए होते हैं, तो उसके अंदर तो अगर आपका एनपीवी कम भी आ रहा है तब भी आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट जर्नली प्रोजेक्ट्स किस बेसिस पे अप्रूव होते हैं, उसका रिटर्न कितना आएगा। आप यूनिलीवर में काम करते हैं, आप सीनियर मैनेजमेंट के पास जाके करें जनाब हमें एक और प्रोडक्शन लाइन लगानी चाहिए, तो वो आपके कहने पे तो प्रोडक्शन लाइन नहीं लगा देंगे, आपको उसकी फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। तो जब भी आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आप उसकी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी देते हैं, आप उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी देती हैं, और आप उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशनल फिजिबिलिटी और टेक्निकल फिजिबिलिटी हमारे स्कोप में नहीं है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का ये मतलब है कि फाइनेंस के लिहाज से, यानी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये वाला काम करने से ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। ठीक है, आप जा रहे हैं, आप मिसाल के तौर पे आप लकी सीमेंट में काम करते हैं, लकी सीमेंट का फॉर एग्जांपल कराची में प्लांट है, अब आप सजेस्ट करने जा रहे हैं कि भाई लाहौर में भी प्लांट लगा दो। ओनर आपसे पूछेगा भाई क्यों लगा दे, हमारा ये प्लांट चल तो रहा है। अब आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, आरओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको आने वाले कई सालों तक मिले, उस एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जो आपकी साल की नॉर्मल बजटिंग होती है ना, वो ऑपरेशनल बजटिंग होती है। ऑपरेशनल बजटिंग से मुराद है कि उस साल के अंदर आप लोगों को वेजेस में कितने देंगे, सैलरीज में कितने देंगे, यूटिलिटीज बिल में कितने पे करेंगे, और रेंट में कितना पे करेंगे, टैक्स में कितना पे करेंगे, इंटरेस्ट में कितना पे करेंगे, ये सब आप एक प्रोजेक्शन करते हैं। वो ऑपरेशनल बजट होता है जो उस साल की प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक होता है। लेकिन एट द सेम टाइम आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं जिसमें फ्यूचर में आपकी जो अर्निंग्स हैं वो रिटेन भी रहे और इनहांस्ड भी होती रहे। जैसे आप अपने प्रोडक्ट लाइन के एक्सटेंशन करते हैं, नया डीजल जनरेटर खरीद लेते हैं, तो ये सब किस लिए खरीदते हैं, ताकि आप अपने बिजनेस की एफिशिएंसी को बेहतर कर सकें, बिजनेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। तो जब आप ये इस तरह का कोई प्रपोजल लेकर के जाते हैं, उस प्रपोजल में आपको ऑपरेशनल फिजिबिलिटी भी देना पड़ता है, टेक्निकल फिजिबिलिटी भी देना पड़ता है, और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी तो मस्ट है। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के बगैर तो कोई प्रोजेक्ट अप्रूव हो ही नहीं सकता। हाँ भाई, कैसा रहा? सर इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ना वो कर लूंगी कवर। गुड भाई। समझ रहा है। ये क्या कर रहा है यार, ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये क्या शुरू कर देता है यार। तो कैपिटल बढ़ाने का मतलब ये है कि हम कोई चीज खरीदना चाहें तो उसमें अगर कंपनी को फायदा होगा वो उसका अप्रूवल देगा, तो ये इसका कैपिटल बजटिंग। जी, फाइनेंशियली फायदा हो। जी जी सर। जी बिल्कुल सही बात है। चलिए मुझे स्टॉप प्रेजेंटिंग करना पड़ेगा। हाँ, तो ये कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है, और इसके अंदर आपको प्रोजेक्शंस बनाने पड़ते हैं। अब तो टाइम नहीं है, वरना मैं आपको एक्सेल शीट में प्रोजेक्शंस भी सिखा देता कि किस तरह से इसकी प्रोजेक्शंस बनाई जाती हैं, क्योंकि आप लोगों को सीखना भी तो नहीं चाहते ना कि वो प्रोजेक्शंस बनाते हैं आप। ये तो कोई सारी फ्यूचरिस्टिक चीज है ना, आप रिस्क ले रहे हैं, आप उसके जो जितने डिफरेंट रिस्क है उसके ऊपर वो भी आपकी रिपोर्ट में शामिल होता है कि इसका ऑपरेशनल रिस्क क्या है, इसका जो है वो फाइनेंशियल रिस्क क्या है, और जितने भी रिस्क आपके यहाँ आइडेंटिफाइड है उन रिस्क के ऊपर भी आप
मिटिगेशन स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या है, मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज लिखते हैं, तब फिजिबिलिटी रिपोर्ट कंप्लीट होती है। तो इसके अंदर आप करते ये है कि भाई ठीक है, एक चीज आपने अभी खरीदी तो अभी तो आपका कैश माइनस में चला गया, तो जाहिर है कैश जब चला गया तो वो तो ऑर्गेनाइजेशन अब कहेगी अब रिकवर कैसे होगा। रिकवर करने के लिए आप फ्यूचर के ईयर्स की प्रोजेक्शंस देते हैं, फ्यूचर के ईयर्स में इससे इतने रेवेन्यू जनरेट होगा, इस प्रोडक्ट लाइन से इतने प्रोडक्ट्स बनेंगे जिनकी इतनी कॉस्ट है, तो इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। फिर उन सब की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना इज वेरी इजी, और मैं तुम लोगों को प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करूँगा तो मैं कर सकता हूँ कि भाई पहले साल 10% इंटरेस्ट रेट है, दूसरे साल 6% है, तीसरे साल 4% है, फिर आप उसको उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, वो भी कर सकते हैं आप लोग, एक दफ़ा सिर्फ माइंड सेट डेवलप हो जाए तो इट इज़ ईजियर। तो क्या ख्याल है सफरीना, ये आप कर लेंगे माइंड, आपको कोई कैपिटल बजटिंग करनी होगी तो? जी सर, प्रैक्टिस करूंगी तो इंशाल्लाह फिर क्लेरिफाई हो जाएंगी और चीज़ें। अगर तुम लोगों ने मैनेजर बनना है, चीफ एग्जीक्यूटिव बनना है, और पीजीडी इन बिजनेस मैनेजमेंट का मकसद यही है कि तुम लोगों को चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के लिए तैयार किया गया है। और एक और पीजीडी में इसीलिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, वो सिंपली मैनेजरियल स्किल्स पे है, और एक और पीजीडी मैंने डिज़ाइन किया है वो मेनली लीडरशिप पे। तो तुम लोग बिल्कुल पॉलिश हो जाओगे अगर इस तरह की चीज़ें करोगे तो, इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से। तो तुम लोगों को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाना मकसद है, इस पीजीडी का मकसद ये है कि तुम लोग सारे बात, तुम लोग इतने टैलेंटेड लोग हो माशाल्लाह। मेहदी साहब तो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, तहरीम तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रही है, और मरियम जो है अभी तक फील्ड में नहीं आई है, पता नहीं उसकी क्या वजह है। सर मेरी इंशाल्लाह ताला आने वाली हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। वेरी गुड, तो बस ये धमाका होने वाला है, तो उसके बाद से अचानक से होगा इंशाल्लाह ताला। हाँ, बस इतने अचानक नहीं करना कि हम लोग सह ना सके, बता के करना है। चलो जी सर, गुड, ऑल द बेस्ट मरियम, अल्लाह ताला कामयाब करे। फिर ये तहरीम का बस चले, वो तो सारी दुनिया को पीछे छोड़ दे, वो तो इतनी तेजी से काम करना चाहती है, इसको जरा समझा रहे, थोड़ा हल्के ले, हाँ ठंडी रहे, समझा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता समझा रहे हैं, समझ भी गई है मरियम, बहुत समझदार है माशाल्लाह, वेरी गुड। तो आप जैसे देखो ये सिद्रा है, सिद्रा बहुत टैलेंटेड है, इसके अंदर फाइनेंस की बड़ी अच्छी नॉलेज है, ये जब फील्ड में जाएगी तो तुम देखना कि ये बड़ी अच्छी चीज़ें, फाइनेंस की चीज़ें मैनेज कर लेगी, ठीक है। मिर्जा उबैर तो वही है ना जो सेल्स में, राइट उबैर? सर ये फ्लाइट में होते हैं। किसमें? सीरीन है मेरे ख्याल में उबैर का। यस सर, सीरीन एयरलाइन में, उसमें सीरीन एयरलाइन में, मैं भूल जाता हूँ, सीरीन एयरलाइन में। तो वो जाहिर है कि चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, इज ए वेरी टैलेंटेड गाय। और इनाम अजीज तो ज़्यादा बात ही नहीं करते यार, इनाम तुम्हारा प्रोफेशन भूल गया मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप पता नहीं क्यों बार बार भूल जाते हैं, आई हैव टू रिमाइंड यू। एनीवेज मैं सर सॉफ्टवेयर हाउस में हूँ, आई एम वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। माशाल्लाह, तो आपको तो वैसे भी इस तरह की विजिबिलिटी रिपोर्ट की जरूरत है भाई, इनाम। ठीक है, यस सर, ऑब्वियसली। अब आप 5 साल में ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव बनेंगे इंशाल्लाह, तो आपको तो फाइनेंस में फुल कंट्रोल होना चाहिए। असल तो कंट्रोल है कि पैसा आया कितना, गया कितना। किसी मेमन से पूछ ले, बिजनेस ऐसे बताएगा। सर मेरे बॉस जो है वो मेमन ही है माशाल्लाह से, सो मैं डायरेक्टली अपने सीईओ को ही रिपोर्ट करता हूँ, तो काफी सारी फाइनेंस रिलेटेड चीजें मुझे सामने से गुजर रही होती हैं। वेरी गुड। तो वो तुम सर जितना हम सब्जेक्ट से नहीं सीख सकते उतना हम किसी मेमन सीईओ से सीख सकते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सही बात है, मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन ये कि जब आप किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो वो आपको फिर एक स्पेसिफिक वे में चीज़ों को प्रेजेंट करना पड़ता है। मेमन तो माशाल्लाह, मैंने मेमन शर्ट के साथ काम किया है, तो जो चीज़ मैं रिसर्च करके समझता था वो उसको वैसे ही समझ में आ जाती थी। यानी मैंने प्रॉपर इस कॉफ़ी बिजनेस जब मैंने स्टार्ट किया था पाकिस्तान में पहली दफ़ा, उससे पहले कॉफ़ी बिजनेस पाकिस्तान में था ही नहीं, तो मैंने उसके लिए बाकायदा रिसर्च करवाई एक रिसर्च कंपनी से, उनको एजेंडा दिया रिसर्च का कि भाई ये चीज़ें पता करो। उस मेमन शॉट को वो बातें पहले से पता थी। तो इन लोगों का अपना एक इक्विपमेंट होता है, लेकिन ये कि जब बिजनेस स्ट्रेटजी आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे कि मैं ये चीज़ पढ़ाऊँगा कि हर वक्त इंट्यूशन पे बेस नहीं करना चाहिए, बल्कि जहाँ पे आप सब्सटेंशिएट कर सकते हैं एनालिसिस से तो वो ज़रूर करें।
उससे आपकी डिसीजन क्वालिटी बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ठीक है कि इंट्यूशन डेवलप करें, जैसे मेमो इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, बिजनेस डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन स्टिल आप मेमन्स भी रियलाइज कर रहे हैं कि बिजनेस जितना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, तो इसको आप सिर्फ इंट्यूशन पे नहीं चला सकते, यानी मुझे लग रहा है कि ये ठीक है तो मैंने फैसला कर लिया, बल्कि आप उसको कुछ डेटा से, कुछ इंफॉर्मेशन से, कुछ एनालिसिस से हेल्प करके फिर आप डिसीजन लें, तो दैट विल बी मच बेटर डिसीजन। क्या ख्याल है सनिया? तो सनिया भी सो गई, सब सो जाते हैं यहाँ पे यार। सर आप नेक्स्ट कौन सा पीजीडी डिजाइन कर रहे हैं अभी? पीजीडी इंशाल्लाह अभी आएगा मैनेजरियल स्किल्स में, और पीजीडी आएगा लीडरशिप में। ये दो हैं जो कि मैंने डिज़ाइन किया है उन लड़कों के लिए जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए अपने आप को पॉलिश करना चाहते हैं। सर ये वही पूरे ईयर लॉन्ग होंगे 5 सेमेस्टर्स? बिल्कुल 5 होंगे, लेकिन एक आध सब्जेक्ट शायद आप लोगों के किसी न किसी सब्जेक्ट में ज़रूर ओवरलैप कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि आपको 4 सब्जेक्ट्स करने पड़े या 3 सब्जेक्ट्स करने पड़े, उससे आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, बट ये मैं आपको कह दूं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्रैक्टिकल पीजीडी मैंने डिज़ाइन किया है। इंशाल्लाह इससे लड़के अच्छे निकलेंगे। वो इस तरह के एमबीए अब बेकार हैं, उसमें वो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, एप्लीकेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, आप सीखेंगे हाउ टू अप्लाई दैट। ठीक है, तो देखना जब आए तो। और रुताबा अतीबा तो मुझे लग रहा है कि आधा यूरोप खरीद लेंगे। रुताबा तुम तो, अतीबा किधर है? ये रही अतीबा। अतीबा तुम बात क्यों नहीं करती हो? सर मैं करती हूँ। अच्छा ठीक है, और रुताबा बात नहीं करती, इसका मतलब है ये अतीबा गायब ही हो गई, इसलिए कि वो 2 चीज़ों से वो थी। सफरीना, इज इट इंटरेस्टिंग या नहीं? सॉरी सर मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। यस सर, इंटरेस्टिंग है। गुड। मुझे वैसे ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स नहीं पसंद, जिसमें कैलकुलेशंस हो सर, वो ज़्यादा एडमायर करते हैं। Good. तो ये तो ओवरऑल है ही इन सब चीज़ को लेके, तो ये कैलकुलेशन सीख लो, ये रियली लाइक इट। प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है। सर इसमें ज्यादा मजा तब आएगा जब हम प्रैक्टिकल हैंड पर किसी कंपनी के लिए अजाब बन जाएंगे। तो अभी तो हम लोग इनपुट ले रहे हैं, जब आउटपुट देंगे तो मजा आएगा। आउटपुट के लिए भी मैंने एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया आप लोगों के लिए, इसीलिए डिजाइन किया है कि आप इसको अप्लाई करना सीख सकें किसी कंपनी के ऊपर। वो एक्सरसाइज करेंगे तो आई होप कि आपको काफ़ी आसान हो जाएगा कि इन चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करना। आई अंडरस्टैंड कि डिफ़िकल्टी है कि अचानक में आप लोगों को एनपीवी और इंटरेस्ट और फिर आईआरआर और एमआईआरआर, पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक, सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। जाहिर है कि आदमी के हाजमे का एक रेट होता है, थोड़ी डिफ़िकल्टी तो होती है, लेकिन ये कि जो आप सुनते हैं, फिर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी इसीलिए दे देता हूँ ये सुने, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर को सुने, फिर मटेरियल को पढ़ें, प्रैक्टिस करें, देन यू विल गेट इट। तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या ख्याल है मदिया? मदिया नाराज हो गई। मदिया जाकर सो गई है। हेलो, अच्छा, तो इनाम अजीज ने तो मैनेजर है वहाँ पे माशाल्लाह सॉफ्टवेयर हाउस में। मेहदी साहब अपना बिजनेस करते हैं। तहरीन तो पता नहीं क्या क्या करना चाह रही है। सिद्रा इज इन सर्च ऑफ जॉब, और उबैर जो है सीरीन एयर में है। हम लोग माशाल्लाह अच्छा कर रहे हो। सफरीना टेलीकम्युनिकेशन में है, तो मदिया जॉब नहीं करती है। ठीक है, और सर वो आपका इंटरनेट का इशू सॉल्व हो गया था? आपने बात की थी स्ट्रॉन्ग फाइबर, जो मैंने आपको इन्फो दी थी। हाँ, वो मैंने बात इसलिए नहीं की, अब ये इंटरनेट बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब होता है कि सही चल रहा है तो आदमी फिर ढीला पड़ जाता है। ओके, तो ये चीज़ है जो ज़रा सा आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इसकी अहमियत क्या है और ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे फ़ायदा देगा। तो ये देख लीजिए कि जो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कैपिटल बजटिंग की चीज़ें। कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं कोई साहब?
सर मैं सवाल नहीं पूछना चाह रही, मैं इनाम के लिए एक बात कहना चाह रही थी। इनाम प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, अगर जी। वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीएमपी का कोर्स कर लें जो एनईडीबी करवा रही है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज करवा रही हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। उसमें सिर्फ एक इश्यू है जी तरीम, थैंक यू सो मच फॉर द एडवाइस। बेसिकली मैं ऑलरेडी पीजीडी कर चुका हूँ एक पीएमपी में फ्रॉम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। सो आई एम जस्ट प्लानिंग के जो है मैं आफ्टर ईद उल अज़हा अपना पीएमपी सर्टिफिकेशन को जो है मैं प्लान कर रहा हूँ। एक दफ़ा मेरे पीजीडी ये कंप्लीट हो जाए, सो आई एम लुकिंग बेस्ट ऑफ फॉरवर्ड लक। टू द पीएमपी। थैंक यू। आपका हो जाए टेस्ट क्लियर तो बताएगा जरूर। इट्स अ वेरी बिग थिंग, बिग अचीवमेंट फॉर, अगर कोई हमारा कलीग करता है तो इट्स अ बिग थिंग फॉर अस, ऑल ऑफ अस। नाम कर लेगा इंशाल्लाह, नाम कर लेगा इंशाल्लाह, मसला नहीं। तो अच्छी बात है। ये देखो, ये पीएमपी वगैरह जो है ये इसलिए होते हैं कि चूंकि अब आप लोग इंटरनेशनल जॉब्स कर रहे हैं, तो कहते हैं कि जो आप काम कर रहे होते हैं उसमें स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, ताकि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जिस तरह में इंडोनेशिया में आपका काउंटर पार्ट काम कर रहा है, अमेरिका में जिस तरह आपका काउंटर पार्ट काम कर रहे हैं, तो वो सब एक ही मेथड से काम करें। तो ये पीएमपी, सीएससीपी और इस तरह की जितनी सर्टिफिकेशन है, उसका मकसद स्टैंडर्डाइजेशन है, ये एक ही तरीके से चीज़ों को किया जाए। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो पीएमपी इज ए गुड क्वालिफिकेशन। मदीहा तो गायब ही हो गई यार। सनिया यस सर। है ना आप? जी सर। गुड, समझ में आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये डिस्कस कैपिटल बजटिंग, तो कैपिटल बजटिंग आ रहा है कि हाँ कुछ पेपर शो किया आपने, सर आपको अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करनी पड़ेगी। आई थिंक यू हैव जस्ट स्टॉप्ड योर स्क्रीन। हाँ, वो उस वक्त स्टॉप कर दिया था, वो पता नहीं क्या फनी तरीके से बहुत सारे स्क्रीन बन गए थे। सर नींद तो आपको भी आ रही है? मुझे नहीं सर, अभी आप जमाई ले रहे थे ना, जब नींद आ रही तभी ज्यादातर नींद होती है। तो क्या करें, अब तुम लोग तंग कर रहे हो तो सोने भी नहीं देते हो, तो अब क्या करें, पढ़ा रहे हैं फिर। ये क्या कर रहा है यार? सब वो विंडो आपने वही लगा दी ना जिसपे प्रेजेंटेशन मतलब करनी है, आप विंडो बदल लें, सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। अब आ रहा है ये नजर? जी सर, नजर आ रहा है। चलो ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग मैंने आपको बता दी कि कोई भी ऐसा है कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसका आपको 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट मिले, तो उसके लिए आपको कैपिटल बजटिंग करनी पड़ती है, ये प्रूव करने के लिए कि ये इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली वायबल है। उसके मेथड्स क्या हैं, डिसीजन के क्राइटेरिया यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, एनपीवी, आईआरआर, एमआईआरआर और पेबैक, और एक होता है डिस्काउंटेड पेबैक। एनपीवी को कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पेबैक और डिस्काउंटेड पेबैक। ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन बाय एनपीवी इज द बेस्ट क्राइटेरिया, क्योंकि एनपीवी से आपको प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो आप समझ जाते हैं कि जनाब ये बेहतर है। लेकिन आप एनपीवी को इस तरह कंपेयर नहीं करते कि एक का प्रेजेंट वैल्यू $1000 है और दूसरे का प्रेजेंट वैल्यू $2000 है, तो आप कहेंगे $2000 वाला ज़्यादा अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है, बस जो एनपीवी पॉजिटिव आया तो उसमें आप कहते हैं कि जनाब ये ठीक है। अच्छा, ये जो इन्होंने जुमला लिखा है कि एनपीवी में बेस्ट है, वैसी बात नहीं है। बाज़ औक़ात एनपीवी जो है आपको गलत डिसीजन की तरफ भी लीड करता है, और इसके लिए फिर आपको एडिशनली आईआरआर कैलकुलेट करना पड़ता है, और उसकी वजह होती है क्रॉस ओवर रेट, वो हम अभी देखेंगे। तो देखिए, ये यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि जब आप स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान करते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान में आप बहुत सारे रिसोर्सेज कमिट करते हैं, तो वो आप ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करेंगे, जब भी बिजनेस प्लान आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो जो रिसोर्सेज आप ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करते हैं, उसकी अप्रूवल के लिए हो सकता है आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाना पड़े, चीफ एग्जीक्यूटिव के पास जाना पड़े, फाइनेंस डायरेक्टर के पास जाना पड़े, और फिर वो अप्रूवल के बाद वो चीज़ें होती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है। तो इन्होंने कुछ कैटेगरीज बता दी हैं कैपिटल स्पेंडिंग की, कैपिटल एक्सपेंडिचर की। एक कैटेगरी होती है रिप्लेसमेंट, करंट ऑपरेशन में कोई इक्विपमेंट आपको ऑब्सोलीट हो गया, उसे आप रिप्लेस करने जा रहे हैं, तो रिप्लेसमेंट के लिए भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। जैसे बॉयलर है वो पुराना हो गया,
उसको चेंज करके आप नया बॉयलर लाना चाहते हैं, ये हो सकता है। और एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट रिडक्शन के लिए भी हो सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अभी जो बॉयलर है वो ज़्यादा फर्नेस फ्यूल ऑयल ले रहा है, जो नए डिज़ाइन का बॉयलर है वो कम फर्नेस फ्यूल ऑयल लेगा, तो आपको कंपैरिजन करके प्रूव करना पड़ेगा कि भाई 2 साल में हमें पे बैक मिल जाएगा या 3 साल में हमें पे बैक मिल जाएगा। तो एक इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रिडक्शन के लिए भी होती है, जैसे आप कभी आईटी अप्लाई करते हैं, ऑटोमेशन करते हैं, रोबोटिक्स लगाते हैं, इन सब का मकसद क्या होता है कि आप कॉस्ट रिड्यूस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। फिर उसके बाद आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या मार्केट में एक्सपैंड करना चाह रहे हैं कि कराची में आप काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं लाहौर में भी जाएं, तो लाहौर में जाके प्लांट लगाएंगे, एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे, तो उसका आपको एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। जनाब ये सब जो आप करेंगे तो उसका पे बैक कितने अरसे में होगा और ये फिजिबल है भी या नहीं है। या फिर प्रोडक्ट लाइंस को आप एक्सपैंड करने जा रहे हैं, आप शैम्पू बनाते हैं, आप कहते हैं आप अपने सोप भी बनाना शुरू कर दें, क्योंकि आप उससे बहुत सारी सिनर्जीज क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका गो नो गो डिसीजन के लिए आपको फिजिबिलिटी बनानी पड़ती है। फिर ये तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और मार्केट्स हो गए। न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू मार्केट्स में भी आप जा सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको पूरी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी डेवलप करनी पड़ती है। फिर सेफ्टी के या एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो कर रहे होते हैं आप। गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट आ गई कि जनाब आपके जो कंप्रेसर्स हैं उनसे 500 ppm से ज़्यादा की एमिशंस नहीं हो सकती है। अब आपका जो एग्जिस्टिंग कंप्रेसर है वो 500 ppm से ज़्यादा की एमिशन कर रहा है, तो अब आप उस कंप्रेसर के सील्स चेंज करेंगे या दूसरी चीज़ें चेंज करेंगे या पूरा कंप्रेसर ही चेंज करेंगे। तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको हो सकता है इसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी शायद ना बने, लेकिन उसकी एनवायरमेंटल फिजिबिलिटी है। एक मिनट रुक जाइए। यस सर। आप हैं यहाँ पे? यस सर, मैं अभी जरा बाहर गई थी, उठ के बेल बजी थी मेरे घर पे। सब खैरियत है ना? यस सर, यस सर। चले, मैं समझा आप नाराज हो गई। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ग्रेट, चले ठीक है। ओके, ये ज़रा सिद्रा ग्रुप में भी लिख दीजिए कि आप लोगों की लास्ट क्लास थर्सडे को होगी 8 to 9, 1 घंटे की होगी। थर्सडे 8 to 9। सिद्रा, आर यू लिसनिंग? तो प्लीज ये ग्रुप में लिख दीजिए कि थर्सडे को आखिरी क्लास होगी 8 to 9। ओके, तो उसके अलावा और दूसरे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे आप पार्किंग लॉट बना रहे हैं और या एग्जीक्यूटिव के लिए जहाज खरीद रहे हैं, ऑफिस बिल्डिंग नए खरीद रहे हैं, उनकी भी फिजिबिलिटी बनानी होती है कि भाई क्या फिजिबिलिटी होगी। एग्जीक्यूटिव की एयरक्राफ्ट की फिजिबिलिटी बनाना तो खासा मुश्किल काम है कि पूरा जहाज खरीद रहे हैं,
उसको आपको बताना पड़ेगा इनका इतना टाइम बच जाएगा, इनको इतनी सैलरी मिलती है और उससे बिजनेस को इतना प्रॉफिट हो जाएगा, तब वो फिजिबिलिटी बनेगी। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट एरिया होता है जो पाकिस्तान में तो कम है लेकिन अमेरिका यूरोप में बहुत ज़्यादा है, वो है एक्विजिशन और मर्जर्स। एक्विजिशंस और मर्जर्स में कामयाबियां बहुत कम है और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उसकी जो एक्विजिशन से पहले जो फिजिबिलिटी बनाई जाती है या मर्जर से पहले जो फिजिबिलिटी बनाई जाती है, बाद में वो फिजिबिलिटी निकलते नहीं है बल्कि बहुत सारे एक्स्ट्रा कॉस्ट कवर हो जाते हैं, आ जाते हैं, जो कि फिजिबिलिटी में एंटिसिपेट नहीं किए गए होते। बट स्टिल अगर आप मर्जर के इंचार्ज हैं, मिसाल के तौर पे ये जो है कोई भी कंपनी सीमेंस फिलिप्स को ख़रीद रही है और आप इंचार्ज हैं मर्जर के, तो आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखने होंगे, सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं देखने होंगे। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में तो आप ये बताएंगे कि मर्जर के बाद इतना हमारा स्टाफ कम हो जाएगा, इतने हमारे ऑपरेशन लाइन कम हो जाएंगे, इतनी हमारे रेवेन्यू बढ़ जाएंगे, तो ओवरऑल हमें 2 साल में पे बैक मिल जाएगा। तो मर्जर की भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की फिजिबिलिटी बनती है। ओके, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, उसकी तो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी, उसकी ह्यूमन रिसोर्स की फिजिबिलिटी, उसको तो रिस्क फैक्टर्स, उसको तो मुख्तलिफ एंगल से देखा जाता है मर्जर्स को और एक्विजिशंस को। यानी आप किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि कंपनी तो आपके सामने जो भी अपने अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स देगी वो अच्छा करके प्रेजेंट करेगी। अब ये आपका काम है कि आप उसमें से सही इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करके और फिर कंपनी की सही वैल्यूएशन करें, क्योंकि कंपनी की जो वैल्यूएशन करेंगे कि भाई ये कंपनी हम फिर साल के तौर पर $10 मिलियन में ख़रीद रहे हैं, तो कितने अरसे में इसका पे बैक होगा, वो फिजिबिलिटी आपको बनानी होगी। तो ये सब चीज़ें आपकी फ्यूचर के काम है, आप लोगों को ये सब चीज़ें पे दरपेश आएंगी, किसी न किसी लेवल पे आप इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होंगे। अगर आपके अंदर स्पार्क है या आपके अंदर थोड़ा सा भी इस तरह का टैलेंट है और आप इस तरह से आप अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट करते हैं, तो ये जो डिफ़िकल्ट जॉब्स हैं ये आपके पास आएंगी, दैट आई गारंटी। तो इन डिफ़िकल्ट जॉब्स को कामयाब होने का तरीका यही है कि जो मैंने वाटर जर्नल्स मेड ऑफ में पढ़ा था, एक किताब थी एक वाटर जर्नल्स मेड ऑफ, कि उसमें उन्होंने कहा था कि जो जर्नल्स अपने कैप्टनशिप के दौर में मुश्किल मैनुअल्स पढ़ते हैं और चीज़ें अपनी नॉलेज इन्हांस करते हैं, तो जब वो जर्नल बनते हैं तो उसका फ़ायदा उन्हें उस वक्त होता है, क्योंकि जब वो जर्नल बन जाते हैं तो उनके पास ये टाइम नहीं होता कि वो मैनुअल्स निकाल करके देखें और पढ़ें कि उसके अंदर क्या है। उस वक्त तो उन्हें एक्शन का टाइम होता है। आइए आइए हुजूर, वेलकम। क्या बात है, हमारे खुश नसीबी इर्तिज़ा साहब, वी आर ऑनर्ड। कहाँ है, ये आ गए। ओके, तो ये आपको मतलब बाज जो कैपिटल बजटिंग होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, बाज कैपिटल बजटिंग जो है वो बहुत थोड़े से उसके अंदर ज़्यादा आपको डेटा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मेथड यही होता है। ये एनपीवी का मेथड है, इसका फार्मूला लिखा हुआ है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये वही फार्मूला है जो मैंने आपको वर्बली एक्सप्रेस किया था। ये कंपनी है जिसका ये टैक्स फ्लो इस तरह से चल रहा है, सॉरी कैश फ्लो इस तरह से चल रहा है, -$1,000, यानी पहले साल में उन्होंने $1,000 अपनी जेब से दिए हैं, फिर अगले ईयर्स में उनको इतने पैसे मिल रहे हैं, 500, 400, 300, 100। पहले साल में 500, दूसरे साल में 400, तीसरे साल में 300, चौथे साल में 100। उनको क्यों डिवाइड किया जा रहा है 1.1, 1.1 के स्क्वायर, 1.1 के क्यूब और 1.1 के 4 से, कुछ आप बता सकते हैं? सर फ्यूचर में जो है वो सर नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने के लिए कि एक पहले साल। जी जी जी, तो फ्यूचर में जो प्रॉफिट गेन करेंगे उसके लिए। ठीक है, आप बताइए सफरीना। सर डिस्काउंटिंग कर रहे हैं ना कि नेट प्रेजेंट वैल्यू पहले साल में कितनी होगी, दूसरे साल में कितनी होगी, तो वो चीज़ें मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं। काउंटिंग कर रहे हैं, इसीलिए 500 को आप देखें कि 1.1 टू द पावर 1 से डिवाइड किया गया है
और जो लास्ट वाला 100 है उसको 1.1 टू द पावर 4 से डिवाइड किया गया है, क्योंकि ये चौथे साल में आपको पैसे मिलेंगे। इन सबको जब आप ऐड कर देते हैं तो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाता है। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है कि आप प्रोजेक्ट एस को अप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये वेटेज और एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह जहाँ पे है तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। वजह उसकी कि वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, तो वो आप लोगों को फिर मैं नहीं चाहता कि कंफ्यूज हो। सिर्फ आप लोग ये मेथड्स पढ़ लीजिए, राइट। एक्चुअली तो मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, लेकिन जाहिर है कि अभी ये प्रॉब्लम है। ब्लैक बोर्ड को अल्टरनेटिव आप में से कोई सजेस्ट करे तो ज़रा आसानी हो जाएगी। मैंने देखा था एक साहब अरबी पढ़ा रहे थे, साथ साथ लिखते भी जा रहे थे, वो डिस्प्ले हो रहा था। कैसे होता है ज़रा बताइएगा मुझे। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे उसको उसी चीज़ की। जी बोले सर, उसका एक सॉफ्टवेयर आता है। अच्छा, तो तुम लोग ऐसी जी बात सर, उसका एक सॉफ्टवेयर आता है कि आप वो लिख सकते हैं अपने। तो ऐसी बातें मुझे बताया करो ना भाई। तो मुझे आई थिंक जूम सॉफ्टवेयर जूम बताओ। पे भी वो है, फैसिलिटी है व्हाइट बोर्ड की। जूम जो सॉफ्टवेयर है आपको व्हाइट बोर्ड जैम हाथ बोर्ड से भी लिखूंगा यूज होता है गूगल में। तो क्या हाथ से लिखूंगा वहां पे डिस्प्ले होगा? सर गूगल में भी है व्हाइट बोर्ड, आप ये इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ से लिखने पे हाथ से लिखने का ये मुझे नहीं पता, इसके लिए कुछ आपको पेपर चाहिए होगा, ये नहीं पता। चलें, ये जरा सा मुझे देख के बताइए। शायद टैबलेट से हो जाता है, शायद किसी चीज से हो जाता है। अब मेरा ख्याल है कि अब मुझे उसे खरीद लेना चाहिए। तो अभी मैं इसी तरह काम चला रहा हूँ। ये देखिए वही जो फार्मूला वहां पे किया है, यहाँ पे इन्होंने एनपीवी को कैलकुलेट करके दिखाया है। और फिर ये एनपीवी दो प्रोजेक्ट्स के एनपीवी कैलकुलेट किए। एक एनपीवी स्मॉल प्रोजेक्ट और एनपीवी लार्ज प्रोजेक्ट। स्मॉल प्रोजेक्ट का एनपीवी आया 78.82, लार्ज एक्सक्यूज मी सर। जी 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 यस। सर ये देखिए, ये आपको अगर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, इतना बड़ा। हमारी स्क्रीन हाँ नजर आ रही है। ये व्हाइट बोर्ड कैसे आप लाती हो तुम, कहाँ से आता है? इस पे मैं हाथ से लिख सकता हूँ? जी जी सर, इस पे मार्कर से लिख सकते हैं। हाँ, तो उसको मैं कैमरे के सामने कैसे रखूंगा मैं? अच्छा, ये तो तुम आम कागज पे लिख रही हो, राइट? सर ये व्हाइट बोर्ड है, जिस तरह से क्लास में लगा हुआ होता है ना व्हाइट बोर्ड। हाँ ये हाँ। मेरे पास छोटा वाला है। तो आप अपना कैमरा तो ऑन होता है, तो कैमरा टर्न करके आप बोर्ड यूज कर सकते हैं। चलो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल प्रैक्टिस इंशाल्लाह। थैंक यू। मुझे कुछ ना कुछ करना है इसके लिए। यस, थैंक यू फॉर दिस। सर अगर आपका लैपटॉप टच स्क्रीन है तो आई थिंक गूगल में ऑप्शन है ना एक्टिविटी में जाके व्हाइट बोर्ड का। इट्स नॉट टच स्क्रीन। चलो ठीक है, आइंदा टच स्क्रीन खरीद लेंगे। नहीं सर, मैं बस बता रही थी। नहीं सही बता रही है, मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, करते हैं कुछ। तो ये देखिए, ये दो एनपीवी कैलकुलेट किए गए, एक स्मॉल प्रोजेक्ट का और एक लार्ज प्रोजेक्ट का, और एक्सेल शीट पे कैलकुलेट किया। आप एक्सेल पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेल आपको डायरेक्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा। तो आप इसमें जो है आपने ये डिसाइड करना है कि भाई मैं स्मॉल प्रोजेक्ट को करूं या लार्ज प्रोजेक्ट को करूं। आप कंपेयर कर सकते हैं कि जनाब लार्ज प्रोजेक्ट को करने में एनपीवी ज़्यादा है, लेकिन ये कि लार्ज प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा टाइम वैल्यू का होता है, तो वो रिस्की होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। एस और एल दो प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो आप दोनों को अप्रूव कर लेंगे। और बाज़ औक़ात वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि अगर आप एक को सेलेक्ट करेंगे तो दूसरे को रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि एनपीवी एस का माइनस में वैल्यू है और लार्ज का पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव में वैल्यू है, तो मैं लार्ज वाला एनपीवी जो प्रोजेक्ट है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है। तो प्रोजेक्ट दो तरह के प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिफाइन किए। एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं कि आप दोनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, दोनों प्रोजेक्ट्स का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। और दो प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, एक को अगर एक्सेप्ट करेंगे तो दूसरे को आप रिजेक्ट करेंगे। तो दोनों सूरतों में आप डिसीजन का क्राइटेरिया ये। ओके, अच्छा, उसके बाद ये देखिए, ये भी यहाँ पे भी एनपीवी कैलकुलेट किया गया, सेम मेथड से कैलकुलेट किया गया। आप दो तीन प्रॉब्लम्स करेंगे आपको समझ में आ जाएगा।
कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अच्छा, उसके बाद दूसरा तरीका क्या होता है, यही एनपीवी का फार्मूला यूज करते हैं, इंटरेस्ट की जगह आई लिख देते हैं, यहाँ पे उन्होंने पूरा आईआरआर लिख दिया, और एनपीवी की जगह 0 लिख देते हैं, उससे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन ये जब जरा बड़ा फार्मूला होता है ना, जब पावर 2, 3, 4 पे पहुंच जाए, फिर उसको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। वो आप सॉल्वर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये वाला प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सेम वही एनपीवी वाला प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट की जगह 1 + i to the power 1, 1 + i to the power 2, 1 + i to the power 3 की जगह उन्होंने 1 + IRR लिख दिया समझाने के लिए। एक्चुअली इट इज आई। तो जब एनपीवी को 0 कर देंगे तो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट हो जाएगा आपका, और ये आप सॉल्वर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, और हिट एंड ट्रायल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप अगर दो प्रोजेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो आप कंपेयर करने में देखेंगे भाई, एक प्रोजेक्ट से मुझे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 11%, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और दूसरे प्रोजेक्ट से मिल रहा है 15%। जाहिर है 15% वाला ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया। तो ये जहाँ पे एनपीवी वाला मेथड काम नहीं करता है, वहाँ पे फिर आप आईआरआर के मेथड पे जाते हैं। ओके, और आईआरआर का मेथड सेम है जो एनपीवी का मेथड है, बस उसमें उसी फार्मूले में जो एनपीवी का फार्मूला है, उसमें एनपीवी की जगह 0 लिख देते हैं, और वहां पे इंटरेस्ट रेट नोन होता है बैंक का 10%, 11% जो भी है। यहाँ पे उस इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करना है, इसलिए उसको आईआरआर लिख दिया। अगर एग्जाम में मैंने आपको ये सवाल दिया भी, तो आपको सिर्फ इस इक्वेशन तक करके छोड़ देना है, क्योंकि आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप एग्जाम में इसे सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन आपको एक्सेल की शीट पे इसे सॉल्व करना आना चाहिए आईआरआर, और बाकायदा एक्सेल में ऑप्शंस होते हैं आईआरआर कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो ये जो है आईआरआर हो गया। एमआईआरआर नहीं करा रहा, ठीक है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नहीं करा रहा। और पे बैक तो बहुत आसान है, पे बैक तो आप लोगों को आता है, पे बैक तो आता है ना आप लोगों को। मतलब एक मिसाल के तौर पे आप इसी में देख ले मिसाल, ज्यादा आगे चला गया। पे बैक तो आप लोगों ने अपने अंडरग्रेड में भी पढ़ा होगा कि पे बैक क्या होता है। और पहुंच गया क्या? क्या पेज नंबर था भाई? कैपिटल बजटिंग ही तो दिखा रहा है ये। सर आप चैप्टर 3 में चले गए। अच्छा, बस ये सब बुढ़ापे की निशानी है, क्या करें। जरा सा कर्सर हिलाया, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। पिछले हफ्ते में ब्लड टेस्ट कराने गया, पैसे जमा कराए और वापस आ गया। 2 घंटे के बाद उनका फोन आया कि सर आप ब्लड सैंपल भी तो दें। ये चल रहा है आजकल। यहाँ पे थे हम, चैप्टर 11, 385। 385 ये 345 है। अच्छा, उनके, अच्छा ओके। ये तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद वाला चैप्टर हो गया। वैसे एक और सब्जेक्ट में, एक और पीजीडी में मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी रखा है, तो तुम लोग उधर भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लोगे तो ज़्यादा फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाएगा। अभी तो तुम लोगों को मैं सिर्फ कैपिटल बजटिंग करा रहा हूँ। मगर कैपिटल बजटिंग सबसे अहम चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है।
चलो जैसे देखो ये प्रोडक्ट है, ये है, इसका इनिशियल जो कैश आउटफ्लो है -1000 है प्रोजेक्ट एस में, और आफ्टर दैट 500, 400, 300, 100 का कैश इनफ्लो आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका पे बैक पीरियड क्या है तो आप क्या बताएंगे? प्रोजेक्ट एस 4 years. 500, 409, 4 years में भाई। So I think 5 years. आपने इनिशियली लगाए हैं $1000, ठीक है, और $1000 आप कब वसूल कर लेंगे? पहले साल में आप $500 रिकवर कर लेंगे, दूसरे साल में वो $900 हो जाएगा, और इसका मतलब है 2 years 4 months में आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। सही कह रहा हूँ मैं? मतलब 3 years से पहले। जी सर, तकरीबन 2.5 साल। हाँ, 2 years 4 month में वसूल हो जाएंगे। चलो अब ये प्रोजेक्ट एल का बताओ कि इसका पे बैक पीरियड कितना है? तकरीबन में बता दो। So between 3 and 4 years. 3+ years है। $800 तक आप रिकवर कर लेंगे 3rd ईयर में, और 4th ईयर में आप तकरीबन 4 months में $200 रिकवर कर लेंगे। तो आप 3 years 4 month आप डिवाइड करके एग्जैक्टली बता सकते हैं। तो ये हो गया पे बैक, राइट? क्लियर है? जी सर। ये तो आप लोग पहले भी कर चुके हैं पे बैक, अचानक बच्चे बन जाते हैं आप लोग। डिस्काउंटेड पे बैक में क्या होगा कि ये जो $500 की अमाउंट लिखी हुई है, 500 की बजाय इसका डिस्काउंटेड अमाउंट लिखा होगा, यानी 500 डिवाइडेड बाय 1.1, और इसका भी डिस्काउंटेड अमाउंट लिखा हुआ होगा, इसका भी डिस्काउंटेड अमाउंट लिखेगा, यानी 300 डिवाइडेड बाय 1.1 टू द पावर 3। अब फिर आप देखेंगे कि पे बैक कितने अरसे में हो रहा है। ये कहलाता है डिस्काउंटेड पे बैक। सर पर से गुजर गया? प्रैक्टिकल करोगे समझ जाओगे, नहीं तो फिर शायद थर्सडे को पूछना। सिद्रा तुम तो समझ रही हो ना? IRR बता दियो। बड़ी हल्की आवाज आ रही है, मेरा दिल बैठ जाता है जब तुम लोग इतनी हल्की आवाज में कहते हो हाँ समझ में आ गया। बस एक आखिरी टॉपिक और करा रहा हूं, तो जो कि कहलाता है क्रॉसओवर। यहाँ पे देखो, जब तुम IRR का फार्मूला देखो, क्योंकि IRR के ऊपर पावर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो जाहिर है आपके 3 सॉल्यूशंस आ जाएंगे, 4 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। जितने पावर सॉल्यूशंस आएंगे, ये तो पता है ना। किसी चीज के स्क्वायर होता है तो उसके 2 सॉल्यूशंस होते हैं, किसी चीज के ऊपर क्यूब होते हैं तो उसके 3 सॉल्यूशंस हैं। ये तो पता है ना तुम लोगों को? जी सर। ये तो तुम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह में देखा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 सॉल्यूशन निकलते हैं क्योंकि पावर 2 है, क्यूबिक इक्वेशन में 3 सॉल्यूशन निकलते हैं क्योंकि पावर 3 है। इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द पावर 4 के 4 सॉल्यूशन होते हैं। अच्छा, जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि 2 सॉल्यूशन जो है वो क्या कहते हैं उसको, जो आयोटा जिसके साथ लगा होता है वो आ जाए। नॉन रियलिस्टिक क्या होता है यार? 1 प्लस आयोटा सर माइनस में इमेजिनरी वैल्यू, इमेजिनरी माइनस वैल्यू। हाँ, यानी इमेजिनरी माइनस में आता है स्क्वायर की वैल्यू, तो इमेजिनरी वैल्यू होती है। वो तो बेकार हो गया क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो इमेजिनरी नहीं हो सकता ना, रियल हो सकता है। तो हो सकता है जब किसी के प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें IRR के, तो आपके 4 आंसर आए, 2 इमेजिनरी वैल्यू हो गए और 2 रियल वैल्यूज हो गए। अच्छा, रियल वैल्यूज 2 क्या है? एक ये देखिए, ये आ रहा है 25% और दूसरा आ रहा है 400%। तो 400% किसी प्रोजेक्ट से पॉसिबल नहीं है, तो आप ये 25% को ले लेंगे। तो IRR के अंदर ये इशू आता है क्योंकि मल्टीपल आंसर्स आ जाते हैं, तो उसके अंदर आपको देखना होता है कि कौन सा आंसर मोस्ट रियलिस्टिक है, उसे आप चेक कर लेते हैं। ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको 2 बातें और बता रहा हूँ, उसके अलावा इसको पल्ले से बांध लीजिएगा। एक बात तो आपको ये बता रहा हूँ कि NPV में री इन्वेस्टमेंट रेट नहीं होता है और IRR में री इन्वेस्टमेंट रेट होता है। मतलब ये है कि IRR में ये एज्यूम किया जाता है कि जो पैसे फ्यूचर में कैश फ्लो आ रहे हैं उसको आप फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर, तो उसकी वजह से आपका IRR हायर आता है। तो इसको आप अगर इस जुमले को एक्सपैंड करके समझ लें तो बेहतर है
लेकिन ये चीज आप अगले से मान लीजिए कि एनपीवी में री इन्वेस्टमेंट रेट नहीं है और आईआरआर में री इन्वेस्टमेंट है। जिस इंटरेस्ट रेट से आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसी से आप जितना कैश फ्लो है उसको आप इन्वेस्ट भी करते जा रहे हैं। एमआईआरआर छोड़ दीजिए, ठीक है, इतना उसमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है और कोई ऐसी खास बात नहीं है, लेकिन वो फिर मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझसे नाराज हो जाएं और मुझे बद्दुआएं दें। अच्छा जनाब, ये एनपीवी प्रोफाइल की बजाय आप क्रॉस ओवर रेट पढ़ लीजिए तो यहाँ पे आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये कहलाता है क्रॉस ओवर रेट। ये आखिरी टॉपिक है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, एनपीवी फॉर प्रोजेक्ट एसेट, ठीक है। इसमें एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, ये आप नोट कीजिए। एक ग्रीन लाइन है और एक रेड लाइन है, येलो लाइन है, ठीक है। तो ये ब्राउन लाइन है। ये दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट 12% है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस पे एनपीवी लिखे हुए और एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरेस्ट रेट लिखे हुए। इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं फाइनेंस की टर्म में। एक्स एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है और वाई एक्सिस पे एनपीवी लिखा हुआ है। जब आप आईआरआर की बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं तो आप उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, जिसका आईआरआर ज्यादा होता है, मतलब कि ये ज्यादा आपको रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है, तो जाहिर आप वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं। एनपीवी में आप वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं जिसका एनपीवी ज्यादा होता है। अच्छा, अगर आप क्रॉस रेट, और अब ये बेटा मैं समझा रहा हूं, इसको सुन लो, बाद में इसके ऊपर गौर फिक्र करना। क्रॉस रेवर रेट के लेफ्ट पे आप देखें तो प्रोजेक्ट एल का एनपीवी ज्यादा है और एस का कम है, सही है। और क्रॉस ओवर रेट के राइट पे देखें तो प्रोजेक्ट एल का एनपीवी कम है और प्रोजेक्ट एस का एनपीवी ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरेस्ट रेट आपका 10% है तो एनपीवी की बेसिस पे आप प्रोजेक्ट एल को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपका इंटरेस्ट रेट 13% है तो एनपीवी की बेसिस पे आप प्रोजेक्ट एस को सिलेक्ट करेंगे। और चूंकि इंटरेस्ट रेट वेरी करते हैं, आजकल इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। एक वक्त में तो गवर्नमेंट ने 14% कर दिया था इमरान खान ने, अब उसको आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे हैं। परवेज मुशर्रफ एरा में 8% था। तो जब ये इंटरेस्ट रेट वेरी करते हैं तो एक प्रोजेक्ट जो आपके लिए अट्रैक्टिव होता है, इंटरेस्ट रेट वेरी होने की वजह से दूसरा प्रोजेक्ट अट्रैक्टिव हो सकता है। तो इसके लिए फिर आपको ये प्रोफाइल बनाना पड़ता है और इस पॉइंट को क्रॉस ओवर रेट कहते हैं। और उसका तरीका ये है कि हर इंटरेस्ट रेट पे आप एनपीवी कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यू क्या है। और तो क्रॉस ओवर रेट से पहले आप देखेंगे तो जो प्रोजेक्ट अट्रैक्टिव है, क्रॉस ओवर रेट के बाद वो प्रोजेक्ट अनअट्रैक्टिव हो जाता है। फिर ऐसी सूरत में आप आईआरआर की बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि किस प्रोजेक्ट का आईआरआर अच्छा है, तो प्रोजेक्ट एल का आईआरआर अच्छा है। उम्मीद है कि कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, लेकिन इसको पढ़ लेना। अब सर ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया, जो प्रोजेक्ट सिलेक्टिंग रेट था ना वो क्लियर हो गया। तुम तो बहुत दखलमंद हो। गुड, हाँ अब बताओ। देखो इसको मैं फिर एक दफा रिपीट कर देता हूँ। इंटरेस्ट रेट चूंकि वेरी करता है, पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट 8% भी हुआ, फिर 14% तक भी गया, तो ये इंटरेस्ट रेट इनके दरमियान वेरी करता रहता है। तो ये मुमकिन है कि आपका एक प्रोजेक्ट अगर 10% इंटरेस्ट रेट पे अट्रैक्टिव हो तो 12% प्रोजेक्ट इंटरेस्ट रेट पे वो प्रोजेक्ट अट्रैक्टिव ना रहे, दूसरा प्रोजेक्ट अट्रैक्टिव हो जाए। और ये बात आप उसी वक्त समझ सकते हैं कि जब आप किसी एक प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट इंटरेस्ट रेट के ऊपर एनपीवी कैलकुलेट करके देंगे। थोड़ा लेबोरियस काम है, लेकिन उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई इंटरेस्ट रेट हायर या लोअर होने से प्रोजेक्ट की अट्रैक्टिवनेस पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है। उज़ाम समझ में आया? ये देखो उज़ाम बेखबर सो रहे होते इस वक्त। मेहदी साहब क्या ख्याल है इस बारे में?
जी सर, मोरलेस समझ में आ रहा है, अल्लाह का समझ शुक्र में है। आ रहा है। ये जो आपको मैंने व्हाट्सएप में मैसेज देखा है, अगर आप लोग कंबाइंड प्रैक्टिस सेशन करेंगे अपने मीट करके, तो आई होप कि इससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। बस सर हमारे fearless लीडर मैडम सिद्रा पे डिपेंड करता है, वो आ जाएंगी इंशाल्लाह तो सेट है। सिद्रा बहुत कोऑपरेटिव है भाई, सिद्रा बहुत हेल्पिंग है, और सिद्रा जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएगी शी विल प्रूव टू बी एन एसेट। सर और मुझे एक बात कहनी थी। जी जी कहिए। सर मैंने पूरे सेमेस्टर में मतलब पूरे मॉड्यूल में कुछ भी नहीं बोला। सर मैं ये बोल रही थी कि जो नेक्स्ट मॉड्यूल की क्लासेस अब स्टार्ट करने वाले हैं वो थोड़ी सी पोस्टपोन नहीं हो सकती हैं? मतलब जब तक हम पेपर दे लें हम लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे फाइनेंशियल से। पहले एक दफ़ा बाहर निकल आए, फिर आप हैं और हम हैं, पढ़ाते रहिएगा। एक तो तुम्हारी आवाज में श्रिल बहुत है, तुम लोगों ने श्रिल और ग्रेव साउंड्स पढ़े हैं ना, तुम्हारी आवाज बहुत श्रिल है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखो तुम लोग आखिर चाहते क्या हो तुम लोगों को खुद नहीं पता। अगर एक हफ्ता हम रोक दें तो सब आसमान सर पे उठा लेते हो, सर हमने 1 साल में करना है और टाइम ज़ाया हो रहा है ये वो। अच्छा, जब हम तुम्हारा टाइम बचाने की कोशिश करते हैं तो तुम लोग जो है वो सर पे सवार हो जाते हो, सर ये क्या है, सर हमसे तो नहीं हो रहा है, नहीं कर सके। तो चाहते क्या तुम लोग ये बता दो। Damned if you do, damned if you don't. जी सॉरी इफ यू डोंट। मैंने कहा सर damned if you do, damned if you don't. आप करें ना करें आपका लॉस है। हाँ चले ठीक है, अगर आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो मैं अगले सर नहीं तो फिर हम लोग ऐसा कर लेंगे ना कि सिद्रा की जो वाली जो माइक क्लास से होगी। दूर रहा करो, माइक से थोड़ा दूर रह के बात करो। सर आवाज आ रही है आपको? ओह माय गॉड, तुम थोड़ा दूर अच्छा रह आवाज आ के, रही है। आवाज बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, जो सिद्रा वाली क्लास में 1-2 टॉपिक्स ऐसे रह जाएंगे ना जो समझ में नहीं आए फिर भी क्लियर नहीं हुए, तो वो फिर आपकी उसमें पेश करेंगे खिदमत में, वो ऐसा तो कर लेंगे। मैं हूं ना, क्यों फिक्र करती हूँ, इंशाल्लाह डोंट वरी। ठीक है, ये देखो ये तुम लोगों को मैंने बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, फाइनेंशियल सर मैनेजमेंट के अंदर से जिस्ट निकाल के बताया है तुम लोगों को। सर अब इस चीज को, अगर हाँ जी सर एक क्वेश्चन है जी जी सर। जब हम कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट का इंटरेस्ट रेट हम डिफरेंट इंटरेस्ट रेट के ऊपर उसकी वैल्यू निकालेंगे, तो लेट से अगर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो उसमें क्या रिवर्स हम देखेंगे कि उसका अगर इंटरेस्ट रेट ये है तो क्या वो मतलब मेरे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो वो डिफरेंट मॉडल पे नहीं होगा ना, वो तो एक ही इंटरेस्ट रेट होगा। एक्चुअली आप जो है डिफरेंट इंटरेस्ट रेट को अपने एक्सेल में डाल देंगे। एक दफा 8% डाल दिया, फिर 10% डाल दिया, फिर 12% डाल दिया, फिर 14% इंटरेस्ट रेट डाल दिया, वो आपको एनपीवी की वैल्यू कैलकुलेट करके दे देंगे। तो आप क्रॉस ओवर रेट का ग्राफ बना लीजिए। तो आपको ये एंटिसिपेट करना पड़ता है कि मोस्ट लाइकली इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में क्या रहेगा। अच्छा सही। उसकी बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि मैं क्रॉस ओवर रेट के लेफ्ट साइड पे रहूं या राइट साइड पे रहूं। सही, तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करके देखना होगा कि अगर तो इंटरेस्ट रेट इतना रहता है तो मेरे लिए ये अच्छा है, अगर नहीं इतना नहीं होगा तो मेरे लिए ये अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल, और अल्टीमेटली फिर वो आपका जो नॉलेज होता है और आपका जो बैकग्राउंड एक्सपीरियंस होता है वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ये तो टूल्स हैं। सही सही। ठीक है, गुड। तो आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम लोग कितनी अच्छी एक चीज सीख जाओगे कि फाइनेंशियल विजिबिलिटी बना सकते हो। प्रैक्टिस कर लो यार। ठीक है, इसी तरीके से जो आप लोगों को मैंने पिछला चैप्टर पढ़ाया है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आपके सामने कोई भी कंपनी रख दी जाए, आप बिल्कुल काम कूल रहेंगे, उसके आप रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, उनको इंटरप्रेट करना आता है, आप बता सकेंगे यार इस कंपनी की क्या पोजीशन है, इसमें क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे वीकनेस है। यही चीज तो चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है। सर ये जो बड़े बड़े अकाउंटेंट्स हैं दुनिया के फेमस, ये लोग यही करते हैं ना। और क्या करते हैं, यही करते हैं। और फिर आप जैसे इंजीनियर होते हैं उनको घुमा देते हैं कि भाई ये पता नहीं क्या बोल रहा है यार। वो यही करते हैं, कंपनी के मर्जर के लिए जाते हैं, एक्विजिशन के लिए जाते हैं, वो यही एनालिसिस करते हैं। और कौन सी एनालिसिस कर रहे हैं, कोई तोप थोड़ी लेकर के आते हैं। तो केपीएमजी का भी यही काम है। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। जी जी बिल्कुल। टेंडर हुआ था सिंध गवर्नमेंट का और 89 फायर फाइटिंग व्हीकल्स, उसमें हम भी थे, हमने भी बिड की थी उसमें। अच्छा सर एक बिड को इवैल्यूएट करने में 2 महीने लगा दिए। मतलब हम सोचते रहे कि आखिरकार कौन सा फोरेंसिक एनालिसिस कर रहे थे, वो किस चीज के चेकिंग कर रहे थे।
मुझे समझ नहीं आई वो। जी जी वो मेरी चेकिंग नहीं कर रहे होते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं कि आप उनसे पर्सनल कांटेक्ट करें और उनको थोड़ा सा शेयर दें। नो 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 नो, उसके यू बगैर कांट आपका टेंडर निकलता नहीं है। ये एक्सपेक्ट फ्रॉम केपीएमजी कि वो ये करेंगे, ठीक है। केपीएनजी इस तरह नहीं करता था, केपीएनजी इज सम बहुत प्रोफेशनल। केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ईएनवाई, इनसे ही एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि ये ऐसा करेंगे। तो बहरहाल, तो ये तो बिल्कुल ही इसमें इस तरह के एनालिटिकल टूल्स लगते हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं। अब मैं सॉफ्टवेयर्स की तरफ जानबूझकर नहीं गया कि फिर मामला और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, लेकिन आप लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे एक्सप्लोर करिए। कैपिटल बजटिंग के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, नेट पे अवेलेबल हैं, उनको यूज़ करना सीखिए। तो ये एक बहुत बड़ा एसेट है आपके पास जो आ जाएगा, और फाइनेंस के लोगों को आप हैरान कर देंगे कि यार ये तो हमसे हमारी जुबान में बात कर रहा है और बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में बात कर रहा है। एक तो बाजारी उर्दू होती है, एक उर्दू मोहल्ला होती है। जब आप फाइनेंस मैनेजर से उर्दू मोहल्ला में गुफ्तगू करेंगे तो वो तो कहेगा यार ये तो हमारा भी गुरु है। लोग हमेशा नॉलेज की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो अभी आप लोगों के पास 2 हफ्ते हैं, अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़ें, टाइम लगाएं तो कर लेंगे इंशाल्लाह। आई अंडरस्टैंड कि आप में से कई लोग जॉब करते हैं और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ लोग शादीशुदा हैं, उनके ऊपर घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सास मुसल्लत हैं, ये सारी चीज़ें। इन सब के बावजूद भी आप लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन फिर अब अपने आप को आप इस तरह से ग्रूम करें कि दुनिया के सामने जब आप प्रेजेंट करें तो फख्र हो कि भाई हाँ भाई ये कुछ बात है, मेरी साहब ने कोई काम किया। जी मेरी साहब। सर आपने वो मूवी देखी है दी अकाउंटेंट, इंग्लिश मूवी है बेन एफ्लेक की। मतलब मैं जगह कुछ अर्से पहले टीवी पे आई रही थी इत्तेफाक से एचबीओ पे, तो मैंने देखा ये आदमी जो है एनालिसिस करता है, बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ी कोई मल्टीनेशनल फर्म होती है कोई, तो वो बहुत सारे फिगर्स वगैरह लिख रहा होता है, एनालिसिस इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे ही कर रहा होगा ना वो, कोई स्पेशल कोई फॉर्मूला तो इस्तेमाल नहीं करेगा ना वो। बिल्कुल यही बेसिक है, यही आगे जाकर के सोफिस्टिकेटेड टूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स यही। वॉल स्ट्रीट में भी जो बड़े बड़े मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जिनको पेमेंट होती है, उनके एनालिटिकल टूल्स की बेसिस यही है, वही एनपीवी, वही आरआरआर, ठीक है। बस यही है कि वो थोड़ा सा और सोफिस्टिकेशन आ जाती है उसके अंदर, थोड़ी सी और चीज़ें ऐड कर लेते हैं। जैसे इसके अंदर मैंने आपको रिस्क फैक्टर ऐड करना नहीं सिखाया, वो इसमें रिस्क फैक्टर भी ऐड करेंगे। तो इस तरह की और चीज़ें हैं जो कि फर्दर ऐड ऑन होती है। तो वो मगर ये कि आप एक दफ़ा अपने बेसिक ठीक रखें ना किसी सब्जेक्ट में, तो एडवांस कॉन्सेप्ट आपको कभी तंग नहीं करते। क्या ख्याल है मदिया, सही कह रहा हूँ? यस सर, सही कह रहे हैं। हाँ तो बेटा अब तुम मेहनत कर लो, यस तुम सर। इतनी अच्छी लड़की हो माशाल्लाह, तो अब तुम A ग्रेड लोगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और सफरीना A ग्रेड ले जाएगी तो फिर तुम्हें थोड़ा गुस्सा नहीं आएगा? नहीं सर, गुस्सा नहीं आएगा, मैं भी इंशाल्लाह लूंगी। वेरी गुड, शाबाश। बिल्कुल इसको कहते हैं कोऑपरेटिशन, कोऑपरेटिव कंपटीशन। वेरी गुड। और रुताबा अतीबा तुम दोनों का तो ये ट्रायल है इस सेमेस्टर में, समझ गए? जी सर, पढ़ रहे हैं। वरना मैं पिछले जो सेमेस्टर में जो A ग्रेड दिया था उसको भी जाके A- कर दूंगा। सर आप टर्म चेक करें ना, वो हमने पढ़ के दिया है पूरा। तुम लोगों ने पता नहीं मार्केटिंग में क्या किया, मार्केटिंग के लोग हो, मार्केटिंग में ग्रेड नहीं लिया। मार्केटिंग में A ग्रेड किसका आया था? किसका आया था A ग्रेड? अरे किसी का नहीं आया, बस A- थे जिनके आए थे। अच्छा वेरी बैड यार। A- किसका था? A- भी किसी का नहीं था यार, वेरी बैड। नहीं सर मेरा था, मुझे अच्छा थोड़ी लगता कि मैं आगे आगे कौन सा, मेरा था A- तो एक और उबैर का था एंड सफरीना का शायद था, आई डोंट रिमेम्बर सर। एक आध और जी सर, मेरा था और सनिया का था। A-। अच्छा क्या A-? सर कौन से उसके पूछ रहे हैं आप? ये जब इससे पहले जो हमने पढ़ा था वही ना? हाँ, A था, A+ भी नहीं था सर किसी का और A- भी नहीं था, हाईएस्ट जो था वो A था। किसका था A? सफरीना का? मेरा था, सनिया का था, हम मुझे 2 का तो याद है, 3rd का मुझे नहीं याद सर। और मेहदी का था A-। अभी मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना? जी 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 जी। आप अगर अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जिसने A नहीं लिया और उसको मैं जिंदा दफन करूंगा।
मैं तो वैसे ही इतने आराम से नंबर देता हूँ, थोड़ा सा पढ़ ले कोई बच्चा तो। मरियम तुम्हारी तैयारी तो सही जा रही है? जी सर, शुरू कर दी है इंशाल्लाह ताला, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। चलो वेरी गुड, शाबाश, ऑल द बेस्ट। तो इंशाल्लाह। चलो तुम लोग अब प्रैक्टिस करो। देखो इसमें मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत जो समझा सकता था मैंने समझा दिया, ठीक है। इससे ज्यादा और क्या समझाता, मैं तुम लोगों को चीजें जो है मेन सारी चीजें कराई है मैंने। और कॉस्टिंग का एरिया नहीं कवर किया क्योंकि ज़ाहिर कॉस्टिंग करता तो और बहुत ज़्यादा हो जाता। ऑफ कोर्स कई एरियाज नहीं कवर किए, लेकिन क्रिटिकल एरियाज मैंने कवर करके आप लोग को बता दिया है कि आप लोग इस काबिल हो सकते हैं कि इज्जत के साथ सर उठा करके किसी भी फाइनेंस मैनेजर से बात कर सकते हैं, चाहे वो अमेरिका से CFA करके आया हो या UK से या पाकिस्तान से CA किया हो, आप उससे सर उठाकर बात कर सकते हैं। इतनी टर्मिनोलॉजीज और इतनी कैलकुलेशन आपको सिखा दी गई, आप उसका प्रैक्टिस करना आपका काम है। राइट, सर ओके। लास्ट हाँ बोले मरियम। सर क्लास जो लेंगे ना वो उसमें बताइएगा कि बगैर इंटरेस्ट के कैसे बिजनेस कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के। ये जो यूनाइटेड बेकरी वाले हैं शायद, जी सर। ये सारा काम कैश पे करते हैं। ये जो है वो अपना सारा पैसा भी करंट अकाउंट में रखते हैं, तो इंटरेस्ट पे काम नहीं करते। और भी कई लोगों के बारे में सुना है मैंने कि वो जो है वो बैंक से लोन वोन नहीं लेते। एक क्लास जो लास्ट में ले रहा हूँ ना, वो मेरी कोशिश है कि मैं इंटरेस्ट पे लूँ वो क्लास। तो एक हदीस है कि जनाब आप आखिरी ज़माने में सूद से बचने की कोशिश भी करेंगे तो उसकी गर्द तो आप तक पहुँच कर रहेगी। तो ये वही ज़माना है, मतलब आज के सर ज़माने कोशिश में। तो कर लेना, सर कोशिश तो कर लेना, अल्लाह मियां नियत देख रहा है। जी बिल्कुल, कोशिश पूरी करनी चाहिए कि इससे बच के रहे, क्योंकि सूद के बारे में जो बातें आई हैं कुरान में और हदीस में, इतनी सख्त बातें किसी भी चीज़ के मुतालिक नहीं आई। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह थोड़ा सा हम सूद डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा इस्लामिक थैंक यू। डिस्कस कर लेंगे, ठीक थैंक यू है। सर। आज के लिए काफ़ी है भाई। यस सर। आज बहुत का तो काफी इंटरेस्टिंग था, आज तो मुझे नींद ही नहीं आई, वैसे तो बहुत सारी क्लास में नींद आ रही है, नाइस, आज मुझे नींद नहीं आई। वेरी गुड वेरी गुड मरियम, तुम तो अक्लमंद होती जा रही हो, गुड। थैंक यू। तो ये चीज़ें अब तुम लोग रिवाइज करो। तुम लोग एग्जाम की डेट भी इसीलिए बढ़ा दी है ताकि तुम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर सको एंड ट्राई टू गेट A ग्रेड। क्या ख्याल है सफरीना? इंशाल्लाह सर। गुड मेहदी साहब। ओ सॉरी, आपने सफीना को मुखातिब किया था। सफरीना इसको प्रैक्टिस कर रही है। सफरीना हैज टेकन दिस सब्जेक्ट वेरी सीरियसली, इसलिए उनसे पूछा। सो गई है जाकर के। तहरीम, जी सर। तुम जो है ना जिस तरह की हरकतें कर रही हो मैं सब नोट कर रहा हूँ, और इस सब्जेक्ट में तुम्हारा A नहीं आया तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे सर तो मुझे भी यही लग अकाउंटेंट है, तुम्हें तो इस सब्जेक्ट में वैसे ही A1 काम करना चाहिए। जी सर। गुड। और ये उजाम और इर्तिजा तो जवाब ही नहीं दे रहे, वो तो और ऐसी गहरी नींद सोते हैं, पता नहीं क्या काम करते हैं कि बेचारे मेहनत